अनोखे रिश्ते। जहां आरा चुप भी कर जा मेरी बच्ची, मुझे तो हौल उठ रहे हैं तेरा रोना देख के, सोचने दे मुझे ऐसा करूं कि तुझे रुलाने वाले खुद खून के आंसू रोएं। इफ़्फ़त आरा जज्बाती लहजे में बोली, आखिर को बड़ी और चहीती बेटी थी उनकी, इसके किसी भी मसले पर कैसे जज्बाती ना होती। अरे अम्मा, शौहर तो छोड़ो, औलाद भी अपनी नहीं रही। अब बड़ी भी सुबह ही सुबह उठकर बैठ जाती हैं, पता नहीं क्या जंतर मंतर फूंकती रहती हैं दिन चढ़े तक। मेरा लाडला फरमाबरदार मुईस कहता है, अम्मा आपकी पसंद की हुई लड़की लाकर मुझे घर को जहन्नम नहीं बनाना। मेरे लिए तो दुल्हन दादी भी पसंद करेंगी। दादी अलग सदक़े वारी जाती हैं पोते की बातें सुनकर। अरे जिस नंद ने सारी जिंदगी मुझे जलाया तड़पाया, आज तक चीन न लेने दिया, वो तो इसी की बेटी को सर पर लाके बिठाएंगी, देख लेना। वो सो करके बोली तो इफ़्फ़त आरा को मजीद जोश आ गया। अरे ऐसे कैसे लेके आएगी, तो उठ जरा टेलीफोन खिसका ला और मेरे तकिए के नीचे से डायरी निकाल कर पीर बाबा का नंबर मिला जरा, मैं देखती हूँ तेरी सास की मक्कारियां पीर बाबा की करामत के आगे। और पिछली बार तुझे जो पोड़ियां बना के दी थीं पीर बाबा ने के दूध में घोल कर सब घर वालों को पिला देना, वो तो पूरा किया कि नहीं तूने अमल। वो फोन का रिसीवर उठाकर रुक कर जहां आरा से पूछने लगी तो वो मुंह बनाकर रह गई। क्या था अम्मा अमल? पूरे 8 दिन किया था, 12,000 अलग ले लिए। अब के पीर बाबा ने पर असर खाक होना था। उल्टा एक दिन मुईस के अब्बा को शक पड़ गया, जब मैं दूध में पुड़िया डाल रही थी तो वो किचन में आ गए। शुक्र है ज्यादा कुर्रीदे नहीं, वरना तो आपको पता है उनकी आदत का, एक बार जिस बात के पीछे पड़ जाएं बाल की खाल उतार डालते हैं। वो खासी नाराजगी से गोया हुई, ए जहां आरा तुझसे आ तो कोई अमल में गड़बड़ हुई होगी, आ तेरा शक तुझे ले डूबा। याद नहीं, पीर बाबा का कहना है कि रत्ती भर शक भी मेरे अमल को बेकार कर डालता है। जो काम भी करो, जो अमल भी करो, पूरे ईमान से करो। उन्होंने बेटी को लताड़ा तो वो शर्मिंदा सी नजर आने लगी, पर कुछ असर हुआ ना मुईस पर ना उसके अब्बा पर। तो मेरे दिल में आई के पैसे जाए ही ना हो गए हों। इफ़्फ़त आरा अब पीर बाबा से गुफ्तगू फरमा रही थी, मेरी बच्ची पर रहम करें पीर बाबा, इसकी जादूगरनी जैसी सास ने सारे घर को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। जो जुल्म के पहाड़ तोड़ती है वो अलग है। मेरे इकलौते बेटे के रिश्ते का भी जिक्र किया था, अब से के दुश्मन कहीं काम बनने ही नहीं देते। जहां जरा बात बुनती है ऐसी ऐसी बातें करके आ जाते हैं कि 4 जगह से मेरे शहजादे से बेटे का लोग खुद आकर इनकार कर गए। लहजे में रक्कत तारी किए वो अपने मसाइल पीर बाबा को बता रही थी। 2 काले बकरे जी हाजिर पीर साहिब, 25,000 जी मुझे पता है। अब जैसे वली का इस दुनिया और दुनिया के पैसों से क्या लेना देना, पर मुवक्किल तो नजराना लेंगे ना। नाजी, हम जैसे लोगों ने आप पर शक करके गुनहगार होना है, वो अकीदत से दोहरी ही हो गई। कुछ ऐसे ही तासुरात जहां आरा के चेहरे पर भी नमूदार हो गए। बस जी इस बार कोई अमल कोई वजीफा करे बाबा जी, मेरी बच्ची बड़ी परेशान है। जी नहीं नहीं, नजराना देने में खुद आऊंगी। जी पीर बाबा जी, अल्लाह आपको 1000 साल सलामत रखे। उन्होंने फोन रख कर कहा। बस तो देख जहां आरा अब की बार का अमल तेरे सास तेरे पैरों में ना आगरे, फिर कहना बकरे तो मैं खुद कर लूंगी, 25,000 का बंदोबस्त उन 2 दिनों में तुझे करना पड़ेगा। इफ़्फ़त आरा पानदान आगे खिसका कर उसका जायजा लेते हुए कहा, वही तो सोच रही हूँ अम्मा, पिछली दफा तो 12,000 की कमेटी निकली थी तो इसे इसी में से दे दिए थे, अब पैसे कहाँ से लाऊं? मुईस के बाबा तो कभी भी ना दे, ना ही वो उन बातों को मानते हैं। फरहत कब आएगी कॉलेज से? इससे उधार पकड़ लेती हूँ, अगली BC डाल के चुपका दूंगी। जहाँ आरा को आखिर एक रात बहन की सूरत में सुझाई दे ही गई। ये टीपू कब तक आता है दफ्तर से पैसों की तरफ से मुतमईन होकर? जहाँ आरा को भाई का ख्याल आया। टीपू आजकल परेशान है, बता रहा था कि प्रमोशन होती होती रह गई मेरे बच्चे की, इससे कई साल जूनियर जो अभी नया आया था इसको तरक्की दे दी बास ने, बंदिश करा रखी है दुश्मनों ने। फरहत है तो अच्छी भली सूरत की, मेरी बच्ची हजारों में तनख्वाह है, सरकारी नौकरी पर रुखसती कराने में सस्ती से काम ले रहे हैं ससुराल वाले, पर मैं भी देख लूंगी एक एक को। अम्मा भर भर के दिल की बड़िस निकाल रही थी और जहां आरा ताइदी अंदाज में सर हिलाए जा रही थी। सईदा नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करके अपने कमरे से बाहर आईं तो फजर का टाइम निकलता देखकर उल्टे पांव वापस समन के बिस्तर की तरफ गईं। उठ जाओ समन, जल्दी से, नमाज का टाइम निकल रहा है बेटा। उन्होंने इसकी चादर भी खींच डाली। तब समन आंखें मिलते उठी, वो खुद जल्दी से किचन की जानिब आ गई। बेटे के बंद कमरे की जानिब निगाह गई तो बस ठंडी आह भर कर रह गई। इमरान की शादी के बाद भी आज तक नाश्ता माँ ही देती थी। बहू बेगम दिन चढ़े उठती, अपनी मर्जी का नाश्ता बनाकर नोश फरमाकर सीधा माँ के घर सुधार जाती और वापसी इमरान की वापसी से महज आधा घंटा पहले होती। शादी के 3 साल बाद भी आज तक इसका यही दस्तूर था। खुद 1-2 बार दबे लफ्जों में बहू से बात की, गोया एक क़यामत सुगरा को आवाज दे दी। बहू बेगम ने वो सुनाई कि वो तकती रह गई। वो तो शुक्र है समन कॉलेज गई हुई थी, वरना वो अपनी माँ के साथ ये बदतमीजी बर्दाश्त न कर पाती।
बेटे से कुछ कहती तो ऐसी नज़र से देखता तो शर्मिंदा ही हो जाती। इमरान अपने किसी दोस्त की बहन से शादी करना चाहता था, पर सदा की हमदर्द सजदा बेगम अपनी जुटेन इफ़्फ़त आरा का बोझ कम करने के लिए सिफत इरा को बया लाईं। सिर्फ इफ़्फ़त आरा जब बया कर आए तो पता नहीं कैसा वहम लाहिक हुआ कि सारे रिश्तेदार उनके पहनने ओढ़ने के खिलाफ हैं। उनको खुश देखकर सब उन पर जादू टोना कराते हैं, अमलियात के जरिए उनके घर में फूट पड़वाना चाहते हैं और तंग दस्ती लाना चाहते हैं। दिमाग में रेंगने वाले ये कीड़े अगर उसकी वक्त मुनासिब अंदाज में झाड़ दिए जाते तो ठीक था, पर कौन करता। उनके शक की नौयत बच्चों के बाद बदल गई थी। बच्चा बीमार हुआ तो फुला ने अमल करवाया, फुला बेटी की पोजीशन नहीं आई, फुला रिश्तेदार ने कुछ करवाया होगा। अपनी तरबियत का ये पहलू उन्होंने अपनी सारी औलाद में मुंतकिल कर दिया। यूं फकीरों के पास हर मसले का हल ढूंढने वाला ये खानदान हजारों रुपए इसी मसरफ में झोंक आता और अल्लाह के नाम पर ना तो दिल में खौफ था ना देने के लिए एक रुपया। बेटियां जिस घर में गई अपनी बदफितरत और इसी फजूल शख्स की बदौलत ना तो खुद किसी खानदान को अपना बना सकें और ना उनकी हो सकी, उल्टा ससुराल वालों की जिंदगी अजीरन करके रख दी थी। गुजरते सालों में इफ़्फ़त आरा बेवा भी हो गईं और उनकी आदत और खसलत में कोई फर्क ना पड़ा। समन भी माँ की मदद को किचन में आ गई। दोनों माँ बेटी ने मिलकर नाश्ता बनाया। इमरान नाश्ता करके ऑफिस चला गया। समन अभी नाश्ता करके चाय पी रही थी। आजकल पेपर्स के बाद फारिग थी तो इसलिए इत्मीनान से बैठी थी, वरना इस वक्त तो वो इमरान के साथ ही चली जाया करती थी। साजिदा भी बेटी के साथ ही अपनी चाय लेकर आ बैठी। जाली बड़ा दरवाज़ा खोलकर भारी भरकम जसामत की इफ़्फ़त आरा दाखिल होकर साजिदा बेगम का दिल हिला गई। उनके इमरजेंसी दौर अक्सर होते थे और खासे फसाद लिए होते थे, सो उन्होंने घबराहट के मारे आज भी चाय वापस टेबल पर रख दी और उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। ताहम समन की तरफ से ऐसा कोई मुजाहरा नहीं हुआ। इसने सिर्फ सलाम किया, जिसका जवाब देना उन्होंने गवारा नहीं किया। समन के माथे पर नागवारी से बिल पड़ गए। उनकी हरामत के बेसरोपा वजह होती और उसके पीछे एक फजूल बहस और इख्तिताम एक जगह पर होता। उम्मी बेचारी तो उनकी तसल्ली कराने में हलकान हो जाती और बालाखर दम सादा कर चुप हो जाती। साजिदा बेगम, मुझे पता होता कि मेरी जिस बच्ची को बड़े अरमानों से तुम बया कर लाई थी उसके साथ ये सलूक करोगी तो हरगिज इसको यहाँ ना ब्याहती। हाय मेरी बदनसीब बच्ची, कैसे नाकदर लोग पले पड़ गए। समन कुछ बोलने लगी थी कि अम्मा की घुरी इसे चुप करवा गई। भाभी बेगम अब बैठन तो तसल्ली से बात करे। क्या हो गया है? अल्लाह गवाह है कि मैंने सिफत आरा और अपनी समन में कोई फर्क रवा नहीं रखा। साजिदा ने उनका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए कहा। उन्होंने गुस्से से हाथ चटक दिया, पर बैठ जरूर गई। इतने भारी भरकम हुब्से के साथ कितनी देर खड़ी हो सकती थी? अरे रहने दो बीवी, अगर मेरी बच्ची को अपनी बेटी समझती तो आज इसकी औलाद हो गई होती। वजह सुनकर साजिदा का मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि समन के तेवरी के बिल मजीद गहरे हो गए और चेहरे के जाविये भी बिगड़ गए। ताहम वो खामोश रही। भाभी, ये तो अल्लाह का काम है और जब किसे चाहे नवाज दे। अली शादी को थोड़ा ही तो अरसा हुआ है, अल्लाह ताला हमें भी देगा इंशाअल्लाह। और मुझसे भला ज्यादा किसे खुशी हो गई कि मेरे इकलौते बेटे की नस्ल उगे बड़े। साजिदा ने रसान से उनको समझाने की कोशिश की। ये बीबी बस कर अपने ये ढोंग, पीर बाबा ने खुद तुम्हारा नाम लिया है। और पीर बाबा का नाम सुनकर साजिदा बेगम में एक तवील सांस ली। वो तो मैं अपने किसी और मसले के लिए गई तो लगे हाथों सिफत आरा का हिसाब भी करवा लिया। साफ कह दिया कि बीबी, जब तक तेरी बेटी की सास जिंदा है इसने तेरी बेटी के बच्चे नहीं होने देना। ऐसा अमल करा रखा है इसने, और मैं कहती हूँ कि मेरे घर में ना तो कभी सुकून नामी शय का अमल दखल हो सकता है जब तक ये कमबख्त पीर बाबा जिंदा है। साजिदा बेगम की जुबान कैसे पीर बाबा की शान में गुस्ताखी कर रही है, नामुराद जलाकर भस्म कर देंगे उनको पता चल गया। तो इफ़्फ़त आरा बोली, समन तुम जाओ यहाँ से। साजिदा बेगम ने गुस्से से कहा, जा रही हूँ, पर याद रखिएगा जिस दिन इस मनहूस बाबे का मुझे पता मिल गया ना, मैं उसके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी। लोगों के घरों में फसाद डलवाने के जुर्म में। पांव पटखती अपनी ताई की आंखों में आंखें डालकर कहती चली गई कि ताई कानों को हाथ लगाकर इस्तिग़फ़ार करती रही। देखिए भाभी बेगम, मैं आपे को एक नहीं कई हजार बार बता चुकी हूँ कि जिंदगी में रूनुमा होने वाली हर बात, हर अमल और वक्त और वाक़या मिन जानिब अल्लाह होता है। हम तो बेबस इंसान हैं। मैं आपको कुन अल्फाज में यकीन दिलाऊं कि मैं उन तावीज़ गंडों और अमलियात वगैरह पर यकीन नहीं रखती। हाँ तो इतनी ही अगर पाक साफ हो तो उठाओ करुन। इफ़्फ़त आरा चमक कर बोली। साजिदा बेगम ने बेसाख्ता इस इस्तिग़फ़ार किया। भाभी बेगम, मुआफ़ कीजिएगा, करुन पाक जैसी मुक़द्दस किताब अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए उतारी है, न कि हम जैसे गुनहगार बुंदों के झूठ सच जाने को। अरे अम्मा, आप इतनी देर में इफ़्फ़त भी आंखें मलती आई तो साजिदा को बहुत कोफ्त हुई। कम अज़ कम इस वक्त वो बहू बेगम की मौजूदगी नहीं चाहती थी। पता था कि उन दोनों को इकट्ठा संभालना दुश्वार होगा, और हुआ भी यही। इफ़्फ़त आरा ने अपनी बेटी से अपनी आमद की वजह बताई तो
इसने सर पर हाथ मार मार कर वो रोना पीटा डाला कि पहले तो साजदा बेगम से चुप कराने की कोशिश करती रही, फिर खुद ही हाथों में सर थाम कर बैठ गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन जाहिल औरतों को कैसे चुप करवाएं। ये सब सुनकर समन एक बार फिर कमरे में आई तो वहां की सूरत-ए-हाल पर उसका खून खौल गया। वो दोनों माँ बेटी उम्मी को देखकर तेज तेज कुछ बोल रही थी और उम्मी आंसू भरी आंखों से बोलने की कोशिश करती, फिर बेबसी से चुप हो जाती। चुप मैं कहती हूँ, चुप कर जाएं आप लोग खुदा के लिए, इसने इतनी जोर से कहा कि थोड़ी देर को तो वाकई वो दोनों ख्वातीन चुप हो गई। ताई जान मुआफ कीजिएगा, अगर इसी तमाशे के लिए ही आई है यहाँ तो प्लीज जहमत ना किया करे, रिश्तेदारी के नाते तो आपने कभी यहाँ कदम नहीं रखा, इल्जामात ही लगाने आए। जब भी आए क्यापे की बेटी साहिबा रोज अपने दर्शन आपको करा तो आती हैं, अल्फाज किस्म दलीलें कोई भी चीज आपको मुतमिन नहीं कर सकती। अब मैं कहती हूँ कि आप जो कर सकती हैं करें, बस यहाँ आने से परहेज कीजिएगा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उठे उम्मी अब अपने कमरे में चली। ये सिफत आरा का तो मुन खुला का खुला रह गया। इसके इस कदर दो टोक रवैये पर सिफत आरा खूनखार नजरों से नंद को देखती रही, फिर चीख कर बोली, मेरा घर है ये, और मेरी माँ को यहाँ आने से रोकने वाली तो कौन होती है। समन एक बार फिर बोलने लगी थी कि साजिदा ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अरसलान के दफ्तर से आते ही भाभी ने जल्दी से खाना लगा दिया बच्चों को। वो स्कूल से आते ही खाना दे चुकी थी, अब वो आराम कर रहे थे। अभी अरसलान हाथ धोकर टेबल तक आए ही थे कि अतला घंटी पर एक बार फिर उठकर दरवाजे तक गए। फिर उनकी पुरजोश सी आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर टीपू को साथ लिए अंदर आए। हाँ भाई किरण, टीपू भी खाना खाएगा, तुम रोटियां और दाल दो। वो कुर्सी घसीट कर बैठे, साथ में टीपू को भी हाथ पकड़कर साथ वाली कुर्सी पर बिठा दिया। नहीं भाई मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप तकल्लुफ मत करें, अम्मा का पैगाम देने आया था, मैं आपको याद कर रही हैं, शाम को चक्कर लगा लेना। भाई का इस कदर रूखा जवाब वो दुख से बस उसे देखकर रह गए, जबकि किरण भाभी जो रोटियां डालने के लिए खड़ी हो रही थी फिर से बैठ गई। और टीपू सुना, क्या हाल है, घर में सब कैसे हैं, अम्मा अब्बा तुम्हारी जाब कैसी जा रही है। अरसलान ने खाना खाते हुए टीपू से पूछा। सब ठीक है भाई, जाब भी बस ठीक ही जा रही है, दुश्मनों का बस नहीं चलता कि रोजी रोटी भी बंद कर दी, प्रमोशन होते होते रह गई। अम्मा की तरबियत की जुड़े दूर तक फैली थी। अरसलान भाई ने एक नजर खाना खाती किरण को देखा, फिर खाना खत्म करते हुए रसान से बोले, देखो यार तुम तो पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम कम अज कम उन फरसूदा ख्यालात का मालिक नहीं समझता था। जिंदगी मौत रिस्क बीमारी हर काम अल्लाह की तरफ से है और उसकी मर्जी से होता है। जिस दिन तुम लोगों ने इस हकीकत को कबूल कर लिया, यकीन करो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मेरा अम्मा और तुम लोगों से नजरियाती इख्तिलाफ यही तो था जिसने मुझे अपने माँ बाप का घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह बहुत नाराज होता है, बदगुमानी पालने वाले इंसान से नाहक तोहमत और इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। वो इसे समझाने लगे, बस करें भाई, अब क्या हमारा साथ देंगे, अब तो खुद ही दुश्मनों से मिले हुए हैं, वरना आज यूं अलग ना होते हमसे। वो मुंह बनाकर बोला तो अरसलान भाई हैरान रह गए। अच्छा चाय तो पियोगे ना, उन्होंने सर झटक कर सुला जो अंदाज में पूछा। नहीं बस मैं अब चलता हूँ, पिछली दफा भी एक बार यहाँ मीठा खा लिया था तो पूरा एक हफ्ता बिस्तर से नहीं उठ सका था। वो किरण भाभी को देखकर बोला तो अजियत का वही एहसास भाभी के अंदर उतर गया जिसे इस घर में रहते हुए हर बार उनको महसूस होता था। जबकि अरसलान ने बहुत मुश्किल से कुछ कहने से बाज रखा और टीपू के साथ चलते हुए इसे बैरूनी दरवाजे तक छोड़कर आए थे। अरसलान पर अपनी माँ और बहनों की गहरी छाप इसलिए ना पड़ सकी थी कि मैट्रिक करते ही इसके चचा दुबई में मुकीम थे, उन्होंने इसे वही बलवा लिया था। चचा का खुश्क मेवाजात की बरामद का काफी काम बढ़ गया था। दूसरा अब्बा भी इस वक्त जिंदा थे, सो उन्होंने अरसलान भाई को दुबई चचा के पास भिजवा दिया। इसने छोटी उम्र से अमली जिंदगी में कदम रखा था और जिंदगी की हकीकतों का सामना करना जान गया था। कमाने के साथ साथ तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। चचा जैसे मामला फहम बंदे का साथ इसमें बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां लाया था। 7 साल दियार गैर में रहने के बाद जब वो पाकिस्तान वापस लौटा तो अपने कारोबार यहाँ छोटे पैमाने पर शुरू किया, जो कि बाद में काफी अच्छा चल निकला। तो उसने परदेश जाने का ख्याल फिर दिल में ना आने दा। चचा अलबत्ता अब भी वही थे, दुबई उन्हें रास आ गया था। शायद इफ़्फ़त आरा बहुत छान फटक कर किरण को बया कर लाई, मगर वो 1 साल में ही घबरा गई। किचन में काम के दौरान इफ़्फ़त आरा और जहां आरा अचानक छापा मारती चलू, ये तो फिर भी बर्दाश्त था, मगर उनकी बातें सालन में कुछ मिला तो नहीं दिया किसी के कहने में आकर। इफ़्फ़त आरा के सवाल पर किरण हैरत व इस्तेजाब से उनको देखती। क्या मतलब उम्मी? वो हैरत से सवाल करती तो हंसी से मजीद इसका दिल जलाती। ऐसी भी मासूम न बनूं,
जरा पहले खुद तो चखो। सौम की पाबंद किरण नमाज के स्टाइल में दोपट्टा बांधे रखती, साथ साथ अपनी उम्मी के कहने के मुताबिक दुरूद पाक का विर्द करती रहती। पहली बार इफ़्फ़त आरा की इसके अंदाज पर नजर पड़ी तो उसके हिलते लब उन्हें हिला गया। फौरन ही आकर उसके हाथ से सालन का चमचा लिया और लगे कस्में उठवाने की कौन सा अमल कर रही थी। पढ़ पढ़ कर उनको मारना चाहती है और उसकी घर की जागीर संभालना चाहती है। वो तो सुनकर दम ही रह गए। खुदा की कसम, उम्मी घर से ही आदत है, किचन का काम हो या सिलाई कढ़ाई का, मैं दुरूद पाक का विर्द करती रहती हूँ। वो रूहानसी होकर बोली, खबे रहने दो बीबी, डरा में हम सब जानते हैं उन किस्सों को। इस घर में रहना है तो ये अमलियात दम और दुरूद नहीं चलेंगे। उन्होंने उंगली उठाकर उसे मुतनब्बे किया तो वो अपने आंसू छुपा कर चुप ही हो गई। अरसलान से जिक्र करना ना भूली। रफ्ता रफ्ता इसके लिए फराइज की अदायगी भी इस घर में मुश्किल हो गई। इसकी नमाज कर उनकी आदत को घर में किसी भी बीमारी या परेशानी से जोड़ दिया जाता है कि सारा दिन मुसला बिछा के जहाँ वजीफे किए जाते हों वहाँ कैसे सिख का सांस नसीब होगा। अरसलान का साथ था जो ऐसे जाहिल लोगों को बर्दाश्त कर रही थी। 3 साल के अरसे में 2 बच्चे हो गए। ना तो खुद को उनके मुताबिक ढाल पाई, ना उनको बदलने में कामयाब हो सकी। पर मामला तो तब खराब हुआ जब छोटे बच्चों को भी वो उन फजूलियात में मुलव्वस करने लगी। उनके घर रिवाज था किसी भी बीमारी की सूरत में डॉक्टर के साथ साथ किसी आमिल बाबे टाइप लोगों से जरूर इस्तिफादा किया जाता। पूरे घर के ख्याल में बीमारी या परेशानी का ताल्लुक अल्लाह से नहीं बल्कि रिश्तेदार जो उनके दुश्मन थे उनकी तरफ से किराए गए किसी अमल का नतीजा होती। अरसलान का बेटा तलहा एक दफा हेजे का शिकार हो गया। अरसलान बिजनेस का सिलसिले में बाहर था। इफ़्फ़त आरा टीपू के साथ बाबे के पास ले गई और दम करा कि कोई 10-12 तावीज़ गिले में पहना के लिया और मिर्चों के धोई और लाल बली दवाइयों से इलाज शुरू किया गया। नतीजा ये निकला कि एक ही दिन में बच्चे की हालत इस हद तक बिगड़ गई कि इसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। अरसलान जो अब तक सिर्फ नजरअंदाज कर देने की पॉलिसी अपनाए हुए था, माँ और भाई पर खूब बिगड़ा। इफ़्फ़त आरा कौन सी चुप रहने वाली थी। सारा इल्जाम ही किरण की अम्मा के साथ रख दिया कि बच्चे को कुछ खुला दिया है बकौल उनके बाबा के, और बाबा ने ही पेशगोई की थी कि पहले बच्चे की हालत बिगड़ जाएगी लेकिन उनका अमल इसे मौत के मुंह से खींच लाएगा। अरसलान पहली दफा कुछ सोचने पर मजबूर हुआ। इसकी सोच ने अमली कदम तब उठाया जब इस वाकये के महज हफ्ता बाद इसे अपनी बेटी जो कि इस वक्त बमुश्किल 5 साल की थी गिल्ली के बीच में हिरासाहे खड़ी दिखाई दी। उसके हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। अरसलान को किरण की लापरवाही पर शदीद गुस्सा आया कि बच्ची को भले ही अपना मोहल्ला और जान पहचान के लोग थे, बाहर क्यों भेजा। पर बच्ची से सूरत-ए-हाल पता चलने पर उसके खून में शरारे दौड़ गए। मैं तो सो रही थी पापा, मामा नहाने गई थी। दादी ने गोश्त डाल और कहा जिधर मासी कूड़ा डाल के आती है वहाँ जो काला कुत्ता बैठा हो उसके आगे गोश्त डालकर जल्दी से भाग आना। मामा को मत बताना तुम्हारे ऊपर जिनका साया हो गया है, ऐसा करने से वो भाग जाएगा नहीं तो तुम्हें खा जाएगा। कहकर बच्ची रो दी, पापा गोश्त तो डाल दे वरना जिन मुझे खा ना जाए। बच्ची का खौफ से बुरा हाल था और अरसलान का गुस्से से वो सीधा घर आ और किरण को पैकिंग करने को कहा। ऐसा क्या कसूर हो गया हमसे कि घर भी छोड़ के जा रहे हैं। तेरी बीवी और सास ने कोई नई पट्टी पड़ाई होगी। बेटे के तेवर देखकर वो ठिठक ही गई थी। जब वो पथरीले तासुरात लिए बच्ची को सीने से चिमटाए घर में दाखिल हुआ। यहाँ रहकर अब जो कुछ करती हैं वो अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अम्मा, मैं अब से गुस्ताखी करना नहीं चाहता। अपनी फजूल बातों वहमों और वसवसों में आपे ने मासूम बच्चों को घसीट लिया है। ये देखें इसका रू कर बुरा हाल है। वो गुस्से से फट पड़ा। हाँ तो हिसाब कराया है मैंने, इसी से ही ये बात पता चली कि हमारे घर पर जो अमल कई साल पहले दुश्मनों ने करवाया था वो तावीज़ पुराने होकर अब जिन्नात की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। टीपू मेरा बच्चा कब से बेरोजगार फिर रहा है। ऐसे ही तलहा खड़े खड़े बीमार हो गया। फरहत के निकाह के बाद लड़के वाले रुखसती भूल गए तो ये सब मसले ऐसे आसमान से नहीं उतर पड़े। उन सब के पीछे कुछ तो है ना। पर तुमने मेरी पहले कौन सी बात मानी है जो अब मानोगे। वो पीछे हटने वाली नहीं थी। कुछ कहना सुनना बेकार था। यूं अम्मा के वावेले किरण और उसकी अम्मा पर इल्जाम के बावजूद अरसलान ने वो घर इसी दिन छोड़ दिया था। पर घर की खबरगिरी करना कभी नहीं भूला, न ही अम्मा को खर्च की मद में जो माहाना रकम दिया करता था वो देना। वो घर वालों की ज़हनियत बदलने में आज भी इतना ही नाकाम था जितना 4 साल पहले। तितली तितली में कहती हूँ छोड़ो ये रिसाले और उठकर झाड़ो ही दे ले। घर में देख तो जरा सी हुआ किया चली मिनटों में दोबारा गंद हो गया। सफाई पसंद अम्मा से घर की हालत बर्दाश्त ना हुई तो रिसाला पढ़ती बेटी को पुकार बैठी। वो जो अभी महज 20 मिनट पहले ही झाड़ू लगाकर सारे घर को चमका कर डाइजेस्ट लेकर किस्तवार कहानी के शहर में पूरी तरह से गुम थी। किसी दिन अब कि ये चहीते दरख्त मेरे हाथों ज़ाय हो जाएंगे और ये लाडली मुर्गियां भी ज़बह कर
के बना के खा जाऊंगी, देख लेना। गजब खुदा का 24 घंटों में 24 बार उन 2 चायतियों की वजह से मुझे घर साफ करना पड़ता है। कभी कभी मैं खुद को जमादार तसव्वुर करने लगती हूँ, बल्कि वो भी इतनी दफा झाड़ू नहीं लगाती होगी जितनी दफा में। अम्मा की मुसलसल पुकार पर इसने रिसाला तकिए के नीचे रखा और खुद कमरे से बाहरी कर एक नज़र सहम में पड़े खुश्क पत्तों पर और दूसरी अम्मा पर डालकर गुस्से से कहा, क्या है अम्मा, सारा काम करती हूँ फिर भी तुम्हें मेरे रिसाले बुरे लगते हैं, जिनको पढ़ने का टाइम ही इतना कम मिलता है। इसने मुंह बनाकर अम्मा से कहा, बेटियों को सलीकामंद होना चाहिए। तितली, माँ बाप के घर का लाड अगले घर का ऐब बन जाता है। माँ बाप की डांट डपट में भी बच्चे की इस्लाह छपी होती है। मुझे पता है कि मेरी बेटी को हर काम आता है, करती भी है, पर दिल लगा कर नहीं, मारे बांधे। मुझे पता है कि सारा दिन भी घर गंदा पड़ा रहे, मैं तुझे याद ना दिलाऊं तो ऐसे ही पड़ा रहे। यही छोटी छोटी बातें औरत की शख्सियत बनाती और संवारती हैं। अब्बा की इकलौती औलाद थी। शादी के 5 साल बाद मिन्नतों मुरादों से पैदा हुई। नाम तो दूर नजफ था, पर अब्बा इसे तितली बुलाते। आयूं दूर नजफ तो सिर्फ कागजात पर रह गया, सबकी तो तितली थी। अब्बा के लाड प्यार की वजह से इसके मिजाज में लापरवाही आ गई थी, जबकि जिस मुतवस्सित तबके का वो लोग हिस्सा थे। 5 साल बाद मिन्नतों मुरादों से पैदा हुई। नाम तो दूर नजफ था, पर अब्बा इसे तितली बुलाते। आयूं दूर नजफ तो सिर्फ कागजात पर रह गया, सबकी तो तितली थी। अब्बा के लाड प्यार की वजह से इसके मिजाज में लापरवाही आ गई थी, जबकि जिस मुतवस्सित तबके का वो लोग हिस्सा थे। अम्मा को पता था कि वहाँ पहले तो तालीम कुछ खास जरूरी नहीं थी। इसने अब्बा से जिद करके मैट्रिक तक पढ़ा, फिर कॉलेज के लिए जिद की तो शहर ले जाकर पढ़ाना उनके बस में न था। हाँ, FA की प्राइवेट तैयारी के लिए किताबें जरूर लाकर दे दी। अब्बा शहर में एक सरकारी दफ्तर में चपरासी थे। अपनी बिसात से ज्यादा बेटी को पढ़ाया और जिंदगी की हर जरूरत मुहैया करने की कोशिश की। महल्ले में 1-2 लोग उसके रिश्ते के खां थे, एक परचून फरोश, एक कारी साहिब। अगरचे उनकी क्लास में ऐसे ही रिश्ते मुनासिब थे, और अम्मा के असरार के बावजूद अब्बा अपनी बेटी के लिए उनको मुनासिब न समझते थे। अम्मा ने कहा भी था कि वो एक चपरासी की बेटी है, उसके लिए ऐसे ही रिश्ते अलिफ के मिनिस्टर के खूब मत देखें। फिर अब्बा ने उन्हें ये कहकर चुप करा दिया था कि मेरी एक बेटी है, मैं देखभाल कर उसका रिश्ता करूंगा। तितली जो मारे बांधे अम्मा के काम में लगे रहती। अब्बा के ख्यालात जानकर बहुत खुश और वाकई किसी शहजादे के ख्वाब बनने लगी। वाह सुबहान अल्लाह, मंडेर से झांकने पर इसे ताई के घर जो मंजर नजर आलिफ इसे देखकर इसे गुदगुदी होने लगी। इसने मोबाइल निकाला, कुछ सोचकर मुस्कुराहट दबाते हुए एक नंबर प्रेस किया। इस वक्त जो मंजर मेरे सामने है वो देखकर अगर मैं तुम्हें ना बताती तो शायद तुम्हारे साथ भी ज्यादती होती। दूसरे अकेले देखने में मजा नहीं आ रहा, वो खिलखिलाकर बोली। तो दूसरी तरफ मुईज तो हैरत से बुत ही बन गया। एक तो इतने दिन बाद उसकी आवाज सुनी थी, दूसरे वो भी इस खुशगवार मोड में, तीसरे इसका इसे खुद से फोन करना। ऐसा किया देख लिया जो नाचीज के साथ शेयर करने को भी तैयार हो गई। वो भी मुस्करा कर बोला, मैं अभी कुछ देर पहले यहाँ पढ़ने के इरादे से ऊपर छत पर आई हूँ, पर नीचे आपकी नानी अम्मा के घर का जो मंजर है, इसे देखकर मैंने कहा समन पढ़ाई तो रोज की जाती है, जबकि ऐसे अनोखे मनाजिर तो जिंदगी में कभी कभार ही देखने को मिलते हैं, जो इससे मुस्तफीद हो लिया जाए। समन की ओअज़ खनक रही थी, जबकि वो नीचे देखते हुए मुसलसल बात कर रही थी। किस्सा यह है कि नानी अम्मा धूप में एक शाही बिस्तर पर इस्तराहत फरमा रही है। गालिबन तबीयत कुछ नासाज है, अर्द गर्द उनकी सारी ही औलाद जमा है, आपकी वालिदा मोहतरमा समेत। हाँ, अरसलान भाई नजर नहीं आ रहे। मुईज चौकस होकर उसकी बात सुनने लगा। ये भी इतनी खास बात नहीं, खास तो हैं चुनी चुनी आंखों वाले बाबा जी, जिनके मैले कपड़े अनकरीब मील का बोझ ना सहार कर लगता है किचते रूहे में तब्दील होकर गिर जाएंगे। गिले में रंग बरंगी मालाएं गालिबन खुद को कोई आला किस्म की रूहानी बुजुर्ग समझने की कोशिश में डाली गई है, और उनको जाकर कौन बताए कि वो इस कोशिश में बिल्कुल नाकाम ठहरे। आओ इपे की नानी अम्मा के बिस्तर के अहम सामने एक शाही कुर्सी पर बरजमान। अब उन्होंने आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू कर दिया है। ये भी यकीनन तुम्हारे लिए मामूल की बात होगी। इसने तंज किया तो मुईज खून के घूंट पी के रह गया। अब जरा उन बाबा जी के, अगरचे बाबा जी मैं जिस दिल से सब्र करके कह रही हूँ मेरा दिल जानता है, पर छोड़ो तो कुछ तवक्कुफ के बाद गोया हुई। हाँ, तो बाबा जी के दाएं तरफ एक काला बकरा 30-40 के करीब गुलाब के हार पहने खड़ा है। आपकी उम्मी हुजूर और मेरी भाभी जान इस बकरे के गिर्द गोया उसकी निगरानी पर मामूर है। वो खिलखिलाई तो मुईज बे इख्तियार तवील सांस लेकर रह गया। इसे पता था अब समन ने जो रिकॉर्ड लगाना था। थक तो नहीं गए ना मुईज, इसने मसनूई लगावट से पूछा। नहीं, तुम बोलो। वो संजीदगी से बोला। हाँ, तो अब बाबा जी ने अपनी चुनी चुनी आंखें खोलकर नानी जान की पाइंती की तरफ बैठे परेशान हाल टीपू भाई से कुछ कहा है। नतीजतन अब वो उठ खड़े हुए हैं और वो भी बकरे के करीब आ गए हैं। अब की उम्मी हुजूर और हमारी भाभी जान ने अपना साथ बकरे के गिर्द तोड़ दिया है और वो बाबा जी की बाईं तरफ आ गई है।
ओ नौ लाइव कमेंट्री करते करते समन को हंसी का एक शदीद दौरा पड़ा। मुईज़ अब की बार जो सीन है उफ मेरे अल्लाह। वो हंसी के दौरान बोली। मुईज़ बेशाख्तः पहलू बदल कर रह गया। वो इस सूरतहाल को एंजॉय करता, समन की दिलकश हंसी को अपने अंदर उतार लेता। अगर जो ये सारा मामला इफ़्फ़त आरा यानी उसकी नानी अम्मा के घर का ना होता। अब के मामू जान टीपू साहिब ने अपना पूरा जोर लगाकर इस भारी भरकम गोद बकरे को गोद में भर लिया है और अब की नानी अम्मा के शाही बिस्तर का तवाफ हो रहा है 1-2 और ये पूरे 7 चक्कर के साथ। अमल पूरा हुआ। जनाब थक गए ये मालूम नहीं हो सका। अब की वालिदा मोहतरमा एक भरी हुई ट्राली लेकर बड़ी अकीदत से बाबा जी को इसरार कर की पेश कर रही हैं। अब की नानी अम्मा की पूरी फैमिली पर एहसान करते हुए बाबा जी मिनटों में ट्राली लपेट करके उठ खड़े हुए हैं। ताई अम्मा के अलावा सारा घराना उनको गेट पर सी ऑफ करने जा रहा है और मज़े की बात यह है कि उनको जाते हुए वो बकरा भी जो बाबा जी को अल्लाह हाफिज कहने गया था वो उनको इतना पसंद आ गया कि इसे साथ ही ले गए हैं, क्योंकि अब जो लोग वापस पलट रहे हैं तो वो उनके हमरा नहीं है। उम्मीद है 20 मिनट का ये प्रोग्राम जिसकी रुदाद मैंने आपको सुनाई आपको बेहद पसंद आई होगी। जबकि मैं ये सब देखकर और सुनाकर थक चुकी हूँ, सो नीचे चलती हूँ। हो सकता है नीचे मेरी भाभी साहिबा मेरी उम्मी के नाकर्दा एक और जुर्म की शफात लेकर उन्हीं को हरासा कर रही हो। अगर वो वहाँ नहीं हुई तो अपनी वालिदा मोहतरमा का वीट कीजिए, क्योंकि उम्मी को नज़रअंदाज कर भी दें तो ताई उम्मी की बीमारी के सबब कुराफाल अब की दादी मोहतरमा के नाम निकलेगा। गुड बाय। समन के तंजिया लहजे में जो काट थी वो मुईज़ को अपने दिल को काटती महसूस हुई और सर झटक कर दादी अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गया। समन इससे अब अच्छी लगना शुरू हुई तब से जब अभी नाना अब्बा जिंदा थे और वो अपनी ताई के और मुईज़ अपनी उम्मी के साथ अपनी नानी के घर जाया करता था। नटखट और शरारती सी वो लड़की जो कभी उसकी अच्छी दोस्त थी, उसकी खाला सिफत आरा को भा गई। मुईज़ से भी इसका राब्ता बहुत कम रह गया था और जब मुईज़ ने इसे बताया कि इसकी उम्मी के सवा दादी और अब्बा को इसकी पसंद का इल्म है तो इसने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया था। मुईज़ लड़कपन की हद तक तो मैं तुम्हारे साथ का सोच कर खुश होती रही हूँ, पर शऊर की वादी में पहला कदम धरते ही मुझे एहसास हुआ है कि इंसान मोहब्बत के बगैर तो जिंदा रह सकता है, इज्जत के बगैर नहीं। और मेरा शुमार उन लोगों में होता है जिनके लिए उनका किरदार और सेल्फ रेस्पेक्ट अपनी जान से बढ़कर अजीज होती है। इस बात का इदराक मुझे तब हुआ जब से तुम्हारी खाला साहिबा ने हमारी जिंदगी जहन्नम बनाई हुई है। रही सी कसर हमारी ताई जान पूरी कर जाती है। अम्मा को घर आकर परेशान करके हरासा करके कई दिन का बिस्तर का मेहमान बना करना चाहते हुए भी उन चाहे रिश्तों को निभाना बाज दफा हमारी मजबूरी बन जाता है। पर चॉइस हो तो ऐसी लाइफ इंतखाब क्यों ना करूं जिसमें एक फर्द की मोहब्बत तो हो और साथ ही नफरत हो और इल्जाम तराशी के कांटे भी हो। तुम इस मकसद के लिए अपने अब्बा और दादी को हरगिज मत हमारे यहाँ भेजना। वो दिन और आज का दिन इसने दोबारा इससे फोन पर बात करना भी पसंद नहीं किया था। ताई के घर आना जाना तो कब से तमाम हुआ था कि जिस गांव ही नहीं जाना उसके कोस किया गिनना। वो नंबर मिला कर थक जाता। इसकी जानिब से इतना सख्त और कठोर रवैया मुईज़ को बहुत गुस्सा दिला देता था। इसे पता था कि वो भी अपनी तरफ से हक बजानिब थी। वो तो शुक्र है कि इसकी तरबियत में इसकी दादी का हाथ था, वरना वो भी अपनी माँ और नानी के जेर असर होता। आज इसकी दादी खुद समझना और बहू के रवैये के हाथों बहुत तंग थी। घर का माहौल खराब न हो इसलिए मुदब्बिर मामला फहमी और खामोशी के चंद उसूलों से इंतशार और बेसुकूनी से बची हुई थी। ये और बात है कि मुईज़ की माँ जहाँ आरा ने हमेशा अपनी सास को जालिम समझा था और चाहती थीं किसी तरह उनकी राजधानी इस घर से मुकम्मल खत्म हो जाए। सौमो सलात की पाबंद मुईज़ की दादी अम्मा को तो ऐसी शिर्क वाली बातें पसंद ही नहीं थी। बहू को हत्ता अलवुसा बिठाकर नरमी से समझाने की कोशिश करती। उठते बैठते बातों बातों में भी बताती कि अल्लाह के सवा किसी भी मखलूक में इतनी ताकत नहीं कि इंसान किसी की जिंदगी के किसी भी मामले की नौयत बदल सके। पर जहां आरा पर अपनी माँ की सोच और तरबियत का रंग इतना गहरा था कि मुईज़ के वालिद की 22 साला रकाफत भी इसको खत्म करने में नाकाम रही थी। मैं कहता नहीं था तितली की माँ कि वो मालिक बड़ा बेनियाज है, हमारी गुमान के मुताबिक ही नवाजता है। जब वो अता करते नहीं थकता तो हम मांगते हुए क्यों घबराएं, तो वो भी ताइब में सर हिलाकर रह गई। गैर मुतवक्के तौर पर उनकी तितली के लिए ऊंचे घराने से रिश्ता आ ही गया था। उनकी बेटी के नसीब भी घुल गए थे। लड़का अब्बा के दफ्तर में ग्रेड 18 का मुलाजिम था। अबुआ से लड़के ने एक दिन बात की और अगले दिन इसकी माँ बहनें आकर रिश्ता पक्का करके तितली के हाथ पर शगुन का 2000 रख गई थी। उन लोगों ने बहुत जल्दी की तारीख मांगी थी। इतनी जल्दी में ये सब मुमकिन नहीं था, पर उनके इसरार पर अब्बा को हाँ करते बनी थी।
बेटी के लिए जहेज तो अपनी हैसियत के मुताबिक जोड़ रखा था, पर अब्बा ने अपनी चंद बीघे जमीन भी बीच कर उनके शायान शान बेटी को रुखसत कर ही दिया था। लड़का 3-4 साल से उनके दफ्तर में था, इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला। दोनों मियाँ बीवी के दिल जहाँ बेटी की जुदाई पर उदास थे, वहाँ एक अच्छे घर जाने की तमानियत का एहसास भी था। पता नहीं कुन मराहिल से गुजार कर इसे अपने कमरे में पहुंचाया गया। अनजान लोग, अजनबी शरीक सफ़र, ऊंचा ख़ानदान, कई चीज़ें थीं जो इसको घबराहट में बतला कर रही थीं, पर कामरान उर्फ टीपू ने ऐसे मोहब्बत का एहसास दिया था कि वो सब कुछ भूल गई थी। सास वारी सदके जाती तो नंदे अलग प्यार करते करते न थकती। बड़ी आपा जहां आरा का तो हफ्ते में एक चक्कर लगता। मंझली आपा फरहत आरा एक कॉलेज में लेक्चरार थी। फरहत आरा का निकाह हो गया था, रुखसती मुतवक्के थी। छोटी आपा सिफत आरा रोज ही चक्कर लगाती कि एक दीवार पा रही तो उनका घर था। दरमियानी दरवाज़ा खोल कर चली आती, कभी कभार तो मंडेर से भी झांक कर तसल्ली करा देती माँ की। रावी चीन ही चीन लिख रहा था। तितली किसी तितली की मानिंद ही उड़ी फुरती थी। हाँ बोलो, क्यों काल की है? करख्त लहजे वाली वो फरहत आरा थीं जो इस वक्त फरी परेड में स्टाफ रूम में मौजूद थीं जब जावेद का फ़ोन आया। जावेद जिससे उनका निकाह हुआ था। तुम जानती हो फरहत, मैंने क्यों काल की है? मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा, आज फिर कह रहा हूं कि दौलत, पैसा और ज़ेवर अलिफ्ची ज़िंदगी और अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत नहीं होते। प्लीज़ तुम लोग ये फजूल की ज़िद छोड़ दो। कितने ही साल तुम लोगों ने इस फजूल सी ज़िद में ज़ाय कर दिए। मेरी अम्मा चक्कर लगा लगा कर थक गईं। तुम्हारी अम्मा की एक ही ज़िद है कि जब तक 20 तोले सोना, 2 एकड़ अराजी, घर तुम्हारे नाम नहीं होगा, तुम लोग रुखसती नहीं दोगे। मुझे बताओ कि मैं 16वें स्केल का मुलाजिम आज के इस दौर में इतना सोना कहाँ से लाऊं? 20 मरले का हमारा घर है, वो भी मुश्तरका, और अभी मेरे माँ बाप हयात हैं। मैं उनसे अपने हिस्से का तकाजा कैसे कर सकता हूँ? फिर जो 2 एकड़ अराजी है वो हम सब भाइयों की मुश्तरका है। तुम इतनी समझदार पढ़ी लिखी हो, तुम तो कम अज कम अपनी वालिदा को समझा सकती हो। वो लजाजत से बोला तो फरहत आरा मजीद अकड़ गई। तुम लोगों ने कहा था कि हमारी हर डिमांड पूरी करोगे, अब कहाँ गए वो दावे? 17 स्केल की लेक्चरार का रिश्ता ले जाना कोई आसान बात थोड़ी है। जावेद ठंडी सांस भर के रह गए। हाँ तो जब हमारा निकाह हुआ था, इस वक्त आप लोगों की डिमांड सिर्फ 5 तोले सोना और 1 प्लाट तुम्हारा नाम कर देने की थी। वो हम लोग तुम्हें देने को तैयार हैं। खुदा के लिए अपनी और मेरी जिंदगी अजीरन मत करो। अब तो घर वालों का दबाव मुझ पर गुज़िश्ता 1 साल से बहुत बढ़ गया है कि तुम लोग अगर मुसालहत पर राजी नहीं हो तो मुझे कोई इंतहाई कदम उठाना चाहिए। जावेद ने रुक रुक कर अपनी बात मुकम्मल की। तुम इब्तिदाई कदम उठाते हो या इंतहाई? शौक से उठाओ। मैं अपनी शराइत से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ, फरहत आरा ने हित धर्मी से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। खून कंगले तक पहुंचे लोग बुढ़े माँ बाप को तमाल दबाए बैठे हैं। है वकूफ आदमी को पता ही नहीं है, वो बड़बड़ाएं और अगली क्लास लेने के लिए स्टाफ रूम से बाहर निकल गई। मिसेज रियाज जो बज़ाहिर सर झुकाए क्लास के टेस्ट चेक करने में मसरूफ थी, तासुफ से उन्हें जाता देख कर रह गई। उम्र के कई सुनहरी साल उनकी और उनकी माँ की फजूल जिद में ज़ाय हो चुके थे। पता नहीं क्या लिखा था उनके मुकद्दर में, वो सोच कर रह गई। टीपू और तितली की आज तितली के अम्मा अब्बा के घर दावत थी, वो दोनों वहीं गए थे। अम्मा के कमरे में महफिल गर्म थी। आज तो आदम बेजार सिफत आरा भी वहीं मौजूद थी। सिफत आरा सुबह से आई हुई थी, जबकि जहां आरा अभी कुछ देर कब्ल पहुंची थी, अम्मा जरा बहू रानी पे भी हाथ किसके रखी। आज भी महारानी कुछ भी पकाए बगैर चली गई। ये दोनों आई हैं, हम लोग हैं, खाना कौन पकाएगा? फरहत आरा ने मुंह बनाकर कहा। और अम्मा ये क्या तरीका हुआ भला? एक ही हमारी भाभी है, इसकी माँ ने दावत दी है, और झूठे मुंह ही सही ना, उसकी माँ ने हम नंदों को साथ आने को कहा ना। इस लड़की ने खुद सिफत आरा इन बहनों में फितरतन शरपसंद तबीयत की मालिक थी, ऐसे ऐसे नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाती थी जहाँ किसी का ख्याल भी नहीं किया जाता था। ओहो, इसके अम्मा अब्बा ने की तो थी हमारी दावत, हम कौन से दावतों के भूखे हैं। इफ़्फ़त आरा बड़ी नागवारी से कहा, फिर भी अम्मा बहू को काबू में रखो वरना बड़ी किरण की तरह बढ़ गई तो टीपू को भी ले उड़ी है और ये दूसरे को ले जाएगा और तुमने मुंह तकते रह जाता है। सिफत आरा को भाभी भाई का अकेले जाना बहुत खुल रहा था।
लो अलिफ से ही ले अलिफ आड़ेगी। किरण कलमुही ने ऐसा किया तो अपना सिक्का ही खोटा था, वरना उसकी जुर्रत थी जो मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे अलग करती। मैंने भी छान फटक के गरीब खानदान चुना ही इसलिए है कि सारी जिंदगी दबा के रखूंगी, जरा पर निकाले तो कतर दूंगी फौरन। इफ़्फ़त आरा चमक कर बोले, और वाकई कमबख्त को इतनी अक्ल ना आई कि खाना ही पक्का के रख जाए, खुद तो उड़ाएगी दावत, हम यहाँ भाड़ जेवेंगे। इफ़्फ़त आरा को एक पॉइंट बहू बेगम के खिलाफ मिल ही गया था। आखिर अच्छा अम्मा सुनो तो कल इस जावेद का फोन आया था। फरहत आरा ने जावेद के साथ की हुई बातचीत दोहराई। अम्मा कुछ सोच ही लो, इसका भी ऐसा ना हो इसको छोड़ के चलता बने जावेद और हम मुनहतकते रह जाएं। जो कमी बेशी रह जाएगी ये फरा खुद ही पूरी कराएगी अदमी। मुईज़ की अम्मा बोलें तो इफ़्फ़त आरा ने उन्हें एड़ के रख दिया है। तुम चुप ही रहो जहां आरा। एक बुढ़िया तो काबू हुई ना, तुमसे बड़ी आए मशवरे देने वाली। मंजनोहे के पास बड़ा माल है, मैं ने पता करवाया है, खर्च करते हुए तकलीफ होती है। मियाँ वैसे ये बात सोचने की है कि अगर उनके पास वाकई इतनी दौलत होती तो वो मेरे नाम करने में इतनी हीलो हुज्जत ना करते। इतना तो मैं जावेद को जान ही गई हूँ इतने अरसा में। फरहत आरा ने भी कुछ सोचते हुए कहा, खबरदार जो कोई नरमी बरती हो। कैसे बुढ़िया मुन पर कह के गई थी कि आखिरी बार आई हूँ फिर नहीं आऊंगी। मैं देखती हूँ कैसे नहीं नाक रगड़ती आती। अम्मा का करोफर आज भी वही था पहले दिन जैसा। तीनों बेटियां चुप रह गई। किस्म से जहां आरा। मुईज़ ने तो आना ही छोड़ दिया है। शक्ल देखने को तरस गई हूं। ये भी कल याद कर रही थी। अम्मा ने टांगे फैलाकर सिफत आरा को दबाने का इशारा किया, जो शायद इशारे की ही मुंतजिर बैठी थी। हल हल कर अम्मा को दबाने लगी। क्या पूछती हो अम्मा? दादी ने ऐसी ऐसी पट्टियां पढ़ाई हैं, इसे मेरे तो हाथ से निकल गया है। मेरा बेटा, पहले एक बुढ़िया ने मेरी जान अजीरन कर रखी थी, अब बेटा नाक को आ गया, ऐसे ऐसे फतवे देगा, जन्नत दोज़ख के डरा देगा, गोया दुनिया में मुसलमान सिर्फ वही लोग हैं, हम तो बड़े काफर हैं। मुन पर कह देता है कि उम्मी नानी के कहने में आकर अपनी आकिबत खराब कर रही है। नमाज पढ़ा करें, तौबा इस्तिग़फ़ार किया करें। भला बताओ, जोड़ों के दर्द ने किसी काम का ना छोड़ा। घर का काम काज भी मारे बांधे मासियों के सर पर खड़े होकर कराती हूँ। बुढ़िया मुस्कुराती रहती है तख्त पर बैठकर पोते की लिन तरानियां सुनकर। जहां आरा के अपने ही रोने थे। तुम्हारी सास तो सदा की मेरी दुश्मन थी, सुना है। तेरे अब्बा को पसंद करती थी, मेरी शादी यहाँ होने पर अंगारों पे लूट गई। कमबख्त मेरी शादी के बाद भी इस जन्नती पर डोरे डालने से बाज ना आए। ऐसी ऐसी पर चाहे मिलते मुझे अपने घर में लड़ाई हो, फसाद हो, ना इत्तेफाकी के पर में भी इफ़्फ़त आरा थी, उसकी चालों को इसी पर उल्टा दिया करती थी। इफ़्फ़त आरा अफसोस से कई बार की गई बात फिर दोहरा गई। बेटियों ने भी ताइदी अंदाज में सर हिला दिया। तुमको मैंने चीनी और पानी पड़वा के दिया था कि सबको पुलाओ। अम्मा के खशमगी नजरों से देखने पर जहां आरगर बढ़ा गई। बुढ़िया इस उम्र में भी इतनी चाको चौबंद है, सारा काम मिनटों में खुद ही कर लेती है। घर जैसे इसकी एक्सरे करती नजरों के सामने होता है। रात को दूध भी खुद ही मुझे मुईज़ और उसके अब्बा को ला कर देती है। अभी तक मालिक है इस घर की। मेरी जुर्रत ही नहीं हुई, और सच पूछो तो मुईज़ तो आज खुला कल उठते बैठते ऐसे ऐसे लेक्चर देता है जैसे मैं कोई खुदा नखास्ता काफिर या हिंदू हूं। इस दिन कहने लगा, नानी ने कुर्बानी तो कभी नहीं की। कभी उन पर कर्जा होता है तो भी हाथ तंग, और जाली बाबू है को 20-20 हजार के बकरे खड़े खड़े पकड़ा देती है। उनसे कहीं अभी भी वक्त है। सदका खैरात देकर अल्लाह को राजी करें, उन चक्रों में कुछ नहीं रखा। वो शर्मिंद सी बोले, ये मुईज़ तो बहुत बिगड़ गया है। जहां आरा, संभल जाओ। मैं तो कह रही हूं किसी दिन उसे बाबा के पास ले चलूं, मैं ही तुम्हारे घर ले आती हूं, उनको मिनटों में सीधा कर दे वो इसको। इफ़्फ़त आरा तड़प कर उठ बैठे। अम्मा ऐसा गजब ना करना। मेरी सास और मुईज़ के अब्बा तो बहुत खिलाफ हैं उन बातों के। हमारे घर तो वैसे ही हर वक्त हर बात का फतवा लगा रहता है। नमाज पढ़ो, शिर्क ना करो, अल्लाह से मांगो। चलते फिरते बुढ़िया ऐसी ऐसी बातें करती रहेगी गोया मेरी कब्र में भी इस कमबख्त ने जाकर हिसाब देना हो। जहां आरा बहुत घबरा गई। मैं मुईज़ को लाने की कोशिश करूंगी। मुझे तो इसकी फिक्र खाई जा रही है, पर मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ आए।
वो मायूसी से बोले, अच्छा पीर बाबा के मुवक्किल खुद ही सीधा कर लेंगे। इसे इफ़्फ़त आरा बेनियाजी से बोले तो सिफ़त आरा बेसाख्ता बोले, अम्मा मुवक्किल तो बड़ा सख्त अमल करते हैं, एक ही तो भांजा है, हमारा खुदा नखास्ता बीमार ना पड़ जाए। जबकि जहां आरा का रंग भी ये बात सुनकर जर्द पड़ गया। हाँ अम्मा, सफ़ी ठीक कह रही है, तो इसके दिमाग का खन्नास ऐसे नहीं निकल सकता। जहां आरा तुम जानो और तुम्हारा बेटा। इफ़राओ उठ, जरा कुछ खाने पीने का ही देख लिए, ये सिफ़त आरा जरा दबा ले तो उसे भी भेजती हूँ। चल मेरी बच्ची, इफ़्फ़त आरा ने सिफ़त आरा को पिचकार कर कहा। न चाहते हुए भी बिगड़े अंदाज में उठकर वो किचन तक चली आए। शाम को अम्मा अब्बा से मिलकर शादा जब घर में दाखिल हुई तो ये नहीं जानती थी कि दायरा हयात इस पर तंग होने वाला है और आज से इसकी इब्तिदा होनी है। तरीक़े सीखो। अब तुम अकेली इस घर में तो हो नहीं कि मियाँ को बगल में दीबा और जिधर को दिल किया मुन उठाए चल दे, जब दिल किया वापस आ गए। यहाँ तुम्हारे अलावा 4 लोग और भी बसते हैं। मैं सदा की मरीज, ना उठने की ना बैठने की। फराओ मेरी मासूम बच्ची सारा दिन कॉलेज में जान मार के आती है, एक छठी का दिन नसीब होता है। मेरी बच्चियां माँ की मोहब्बत में दौड़ी चली आती, आगे भाभी है। बेगम मियाँ समेत गिर खाली ढूंढर किचन। अब मैं बूढ़ी जाकर हंडिया रोटी करूं या कोसों दूर से आई हुई बीमार नंद, मेरी थकी हारी बच्ची, थकी हारी बच्ची। फराओ। उन्होंने गुस्से से पेवर सामने वो क्लास ली कि इसकी आंखों में बेइज्जती के लिए एहसास से आंसू आ गए। फूल झड़ने वाली जुबान से अंगारे बरसने का अमल शुरू हो चुका था। मैं आपको बता कर तो गई थी। पहले इसने मदद तलब नजरों से मियाँ को देखा तो वो सर झुकाए ऐसा बेनियाज नजर आया जैसे कभी आशना था ही नहीं। सौसी को हिम्मत करना पड़ी, हाँ तो बड़ा एहसान किया मुझ पर। वो तंजिया बोले तब अली को अचानक याद आया कि अम्मा ने उनका और फरहत आरा का खाना भी बांध कर दिया था। वो अम्मा ने आप लोगों के लिए दिया था, खाना में लेकर आई हूँ। इसने जोश से कहा जवाबन। इफ़्फ़त आरा का जवाब इसका सारा जोश ठंडा कर गया। रहने दो बीबी, हमें कोई भूखा समझा है? तुम्हारी माँ ने जो खाने की पोटली साथ कर दी, इज्जत दीनी भी तो घर बिला के खिलाए। टीपू तो जरा कमरे में आ, मेरे फौरन भारी भरकम जिस्म को खींचती वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। फरहत आरा मौजूद नहीं थी। सिफ़त आरा ने इसको डांट पड़वा के घर की राली, जबकि जहां आरा काफी पहले वापस जा चुकी थी। टीपू सर झुकाए माँ के पीछे चला गया तो वो आंसू पीती रह गई। इमरान भाई, सईदा बेगम, समन नाश्ता करने में मसरूफ थे जब वो चला आया। अस्सलाम अलैकुम, इसके सलाम का जवाब सईदा बेगम और इमरान ने तो बड़े पुरजोश अंदाज में इसे खुश आमदीद कहकर नाश्ते की दावत दी, जिसे इसने खुश दिली से कबूल कर लिया। वर कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बेनियाजी से नाश्ता करती समन पर निगाह डाली और उसकी बेनियाजी पर जेर लब मुस्करा दिया। उधर से गुजर रहा था, सोचा खाला से मिलता चिल्लों। उसने अपने आने की वजह उन सब की गोश गुजार करते हुए कहा, आपको अपनी खाला से मिलना हो तो अपनी नानी अम्मा के घर तशरीफ ले जाया करें, चूंकि 24 में से 20 घंटे उनके वहीं गुजरते हैं। यहाँ हमारे घर उनका जो टाइम हम पर एहसान करते हुए गुजरता है वो उनका इस्तिराहत का टाइम होता है। इस वक्त इनको उठाने की जुर्रत इनकी सास और शौहर में नहीं तो आप किस खेत की मोली हैं। चाय पीते हुए समन ने सिफ़त आरा के बारे में तंजिया अंदाज में हकीकत बयान की तो मुईज़ शर्मिंदा हो गया, जबकि सईदा बेगम ने समन को टोक दिया। कोई बात नहीं बेटा, ये लड़की तो जो मुंह में आए बोले चले जाती है। तुम आए, अच्छा किया, हमें खुशी हुई। उन्होंने बेटी को ढूंढते हुए मुईज़ की शर्मिंदगी खत्म करने की कोशिश की। कुछ भी था, ये बच्चा उन्हें अपनी माँ और नानी के खानदान से यकसर मुख्तलिफ लगता था। जबकि इमरान भाई समन की बात पर कोई तबसरा किए बगैर मुईज़ से इसकी नौकरी की तफसीलात पूछने लगे। शस्मन मन को कॉलेज नहीं जाना था, सो नाश्ते के बाद इत्मीनान से बर्तन समेटने लगी। इमरान भाई भी मुईज़ से माजरत करके ऑफिस के लिए उठ गए, जबकि मुईज़ को वाकई में अपनी खाला पर बेहद गुस्सा आया, जो 9 बज जाने के बाद भी अभी तक कमरे से बाहर न आई थी। खैर वो भी कौन सा खाला से मिलने आया था, मकसद था दुश्मन जंग का दीदार जो वो कर चुका था। सो उठने के लिए पर तोल ही रहा था कि खाला भी आंखें मलती कमरे से बरामद हो ही गई। अरे मुईज़ मेरी जान, तुम कब आए, मुझे जग्गा दिया होता। भांजे को देख वालहाना अंदाज में आगे बढ़कर कहा गया। कुछ खाने पीने को पूछा, ऐसे ही बिठा रखा है? बच्चे को करख्त लहजे में किया गया सवाल अंदर आती समन को आग ही लगा गया।
नाश्ते के साथ चाय भी नोश फरमा चुके हैं मोहतरम, और कुछ? इसने सिफत आरा से तुंद लहजे में कहा। कुछ खुला पिला कर जताने की पुरानी आदत है तुम लोगों की। देखा मुईज़, और हाँ, मेरे लिए नाश्ता बना दो। पहली बात मुईज़ से खासे मजलूमाना अंदाज में, और दूसरा ऑर्डर समन को देख कर दिया गया। सबका नाश्ता मैं बनाकर रख चुकी हूँ घंटा भर पहले। हाँ, गर्म करने की जहमत आपको खुद करना पड़े थी। मुझे अभी मशीन लगानी है, और अम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं है। वो रूखे अंदाज में कहकर जाने लगी, जबकि सईदा बेगम बहू और बेटी दोनों के तेवर वो भी मेहमान के सामने देखकर घबरा गईं और खुद ही उठने लगे। अच्छा समन, तुम जाओ मशीन में पानी डालो। बहू को मैं खुद ही नाश्ता गर्म कर देती हूँ, क्यों नौकर हैं आप जो सारा सारा दिन लगी रहती है। समन ने गुस्सुई में माँ से कहा तो सिफत आरा मुईज़ को देख कर के रू दे। देख रहे हो मुईज़, आज तुमने भी देख ली मेरी इज्जत इस घर में 2 कौड़ी की भी नहीं है। समन, मैं तुम्हें कह रही हूं ना तुम जाओ। सईदा बेगम का जोर बस अपनी बेटी पर ही था, सो जोर से कहा तो वो पीर पटखती वहां से वॉक आउट कर गई। सिफत, बेटा बस कर, चुप कर जाओ। बच्ची है, कितनी बार कहा है तुम भाभी हो, इसकी दरगुजर से काम ले लिया करो। मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूं। वो मुईज़ के सामने शर्मिंदा शर्मिंदा सी थी। ये क्या बात हुई खाला, मैं आपको ऐसा नहीं समझता था। शादी के बाद लड़कियों की कितनी जिम्मेदारियां होती है। पूरे घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है बढ़िए, और आप अपनी सास को तकलीफ देती हैं इस उम्र में। वो तो शुक्र करें कि ससुराल अच्छी मिली है आपको, वरना बुरा ना मानें तो ऐसे तौर तरीके पसंद नहीं किए जाते शादी के बाद जैसे आपके हैं। मुईज़ मगरमच्छ के आंसू पोंजेत सिफत आरा से नाराजी से गोया हुआ तो मानवान के तो आग ही लग गई। कौन से तौर तरीके देख लिए मेरे जो तुम ऐसे बोल रहे हो? यही देख लो, आधा घंटा बमुश्किल हुआ होगा तुम्हें यहाँ आए हुए, और पता नहीं किया कुछ खोल के पिला दिया कि खाला को तौर तरीके सिखाने लगे। वो चमक कर बोले, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा खाला, मैं खुद किया अंधा हूं। जब भी नानी अम्मा के घर जाऊं आप अपना घर बार छोड़कर अक्सर वही मलती है। आज नाश्ते के टाइम आया हूं तो अब सुई हुई थी। इसमें भड़काने आ सिखाने वाली तो बात ही कोई नहीं, सामने की बातें हैं। लो बेटा सिफत आरा, नाश्ता करो, और मुईज़ बच्चे चाय पियोगे बनाओ। सईदा बेगम ने गर्मागर्म नाश्ते की प्लेट रूठी हुई सिफत आरा के सामने लाकर रखी और उसके मुंह फेर लेने को नजरअंदाज करते हुए हलावत से मुईज़ से पूछा, अरे नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया, अभी पी है ना, अब सबके साथ चाय, बस 1 कप ही लेता हूं मैं नाश्ते में। वो अदब से गोया हुआ तो सईदा बेगम जीते रहू कहकर वहां से चली गईं। हुन मक्कार बुढ़िया, इसकी ज़ाहिरी शक्ल पर मत जाओ, बड़ी खरांत है। और बेटी इससे ज्यादा जुबान दराज और सर फिरी सिफत आरा ने तनफुर से सईदा बेगम और समन की शान में कसीदा पढ़ा और शता करने लगे। बस खाला, एक बात का जवाब दे, अगर छोटी मामी ऐसा करे नानी अम्मा के साथ जैसे आप कर रही हैं आंटी के साथ, तो कैसा लगेगा आपको? वो कहना किया चाह रहे हो मुईज़ के मैं बुरी हूं? अम्मा बुरी हैं, बाकी सब अच्छे हैं। अरे तुम मर्द हो, सारा दिन घर से बाहर रहने वाले, तुम्हें क्या पता घरों में कैसी कैसी स्वास्थ्य होती है। तुम्हारी वो मामी भी बड़ी 420 है। सिफत आरा की गुडबिक में कोई फर्द भी शामिल नहीं था। मुईज़ उनको समझाने का इरादा तर्क करके उठ खड़ा हुआ। अरे रुको तो सही, मैं नाश्ता कर लूं, फिर अम्मा की तरफ चलते हैं। अम्मा बेचारी तो बीमारी की वजह से चलने फिरने से रह गईं, तुम भी चक्कर नहीं लगाते। वैसे तभी आपा को बड़ी शिकायत है तुमसे, बहुत तंग करने लगे हो उन्हें, अम्मा को कोई बात भी करनी थी तुमसे। सिफत आरा ने मुईज़ को घेरना चाहा, लेकिन इसका दिल इतना बुरा हो चुका था कि मजीद ऐसी कोई सूरत हाल बर्दाश्त करने का की सकत नहीं थी। कल से इसे अपनी नौकरी पर जाना आज फरी था। सौसमन को देखने की खातिर चला आया, पर जो बदमज़गी हुई थी उसने इस खुशी को गारत कर दिया। आज तो खाला अब्बा के साथ कहीं ज़रूरी काम से जाना है, मैं जल्द ही चक्कर लगाऊंगा नानी अम्मा के पास, सलाम कहिएगा उनको। कहते ही वहां से रफू चक्कर हो गया। बाहर आंगन में समन बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी बाजुओं में खुद को समेटे घुटनों से थोड़ी टिकाए पत्ता नहीं किसी सोच में गुम थी। वो खंखारा तो वो सीधी हो बैठी। मैं हालात को सुधारने का वदा करूं तो क्या फिर भी तुम्हारी नाहा में नहीं बदलेगी? कोई आ ना जाए इस डर से इसने जल्दी से अपना सवाल पूछ डाला। आखिर वो कोशिश भी करे अम्मा को इसके हक में करने की तो कुछ ज़्यादा राह तो हो ना उसके पास।
मुजिज़े हम गुनहगारों के साथ नहीं होते। मुइज़ इंसानों के ज़हन को बदलना बहुत मुश्किल बात है, बल्कि नामुमकिन। अगर मुमकिन होता तो आज हमारे घर में सुकून होता। वो उदासी से मुस्कुराई। मेरा नानी अम्मा के घर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने घर का मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब तक हालात और माहौल को तुम्हारे हक में न कर लूँ, तुम्हें वहां लेकर नहीं जाऊंगा। इसका मजबूत लहजा इसकी सच्चाई का गवाह था। समन ने मुस्कराकर इस बात में सर हिला दिया तो मुईस का चेहरा खिल उठा। एक मुश्किल मरका इसने सर कर लिया था। इसे यकीन था कि वो आगे के हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लेगा। इसने मुस्कराकर उसके आगे सर तस्लीम खम किया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तितली ने सबको नाश्ता बनाकर दिया था जब इसकी सास ने हुक्म सादिर फरमाया कि वो सालन भी लेकर आए, जो वो रात अपनी माँ के घर से लाई थी। वो शुक्र है इसने फरीज में रख दिया था, झट गर्म करके ले आई। तुम कहाँ जा रही हो? पहले एक प्लेट में डालकर खुद खाओ, फिर हम चखेंगे। किसी का क्या भरोसा आज के दौर में, जब अपने ही घात लगाए बैठे हैं। गैर तो फिर गैर है। कुछ मिला के दे दिया हो कि चुल्लू बूढ़ी सास और एक नंद का टंटिन्ना ही मुक्का दे। बेटी अकेली राज करे। इफ़्फ़त आरा ने मामूल के मुताबिक एक कहानी घड़ के इसमें अपनी मर्जी के रंग भर दिए। नितली का मुंह खुला का खुला रह गया। इस कदर खिली तजलील कुछ कहने के बजाय इसने चुपचाप प्लेट में थोड़ा सा सालन डाला। आहिस्ता आहिस्ता नौइला तोड़ा, ऐसे के दिल दुख से और आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। रात को तन्हाई के शहर में मोहब्बत के खजाने लुटाने वाला टीपू दिन की रोशनी में इतना अजनबी कैसे बन जाता था। सिफत आरा बेनियाजी से चाय पीती तितली को देखती रही। दूसरा नवाला लेते ही इस जोर की उबकाई आई, वो मुंह पर हाथ रखकर अंदर की तरफ भागी। देखा इफ़्फ़त आरा ने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं कैसे यूं ही। देखा बड़ी बी ने ऐसे ही पोटली बांध के नहीं दे दी साथ। कुछ थाना ऐसा जो बन्नू ऐसे भागी है। इफ़्फ़त आरा ने फ़ख्रिया अंदाज में अपनी औलाद को मुखातिब किया तो अंदर उल्टियों से बेहाल हुई तितली से बेखबर वो दोनों माँ से शदीद मुतासिर हुए। जल्द ही टीपू दफ्तर और फरहत आरा कॉलेज सुधार गई। तितली उल्टियां करके बेहाल अपने कमरे में बेड पर जा पड़ी थी। मैदा खाली हो जाने के बावजूद जैसे उल्टा पड़ रहा था। वो है सुत पड़ी थी जब इफ़्फ़त आरा अंदर दाखिल हुई। ए बंदू ना करो ना भरो, ऐसे ही नहीं बड़े बूढ़े बड़ी बड़ी बातें कर गए। सालन रोटी कर लेना, मैं जरा पीर बाबा की जियारत कर आऊं, आज ये ना हो अठवाई खटवाई लिए पड़ी रहूं। हमारे आने तक कहते ही वो दरवाजे से वैसे ही पलट गई, जबकि तितली में इतनी सकत ही नहीं थी जो पलट कर जवाब ही दे पाती। इफ़्फ़त आरा ने सिफत आरा के घर में दाखिल होते ही उसे साथ लिया और दोनों अपनी मुहिम पर रवाना हो गई। काफी देर गुजरने के बाद आई और तख्त पर खुद को गिरा लिया। कपड़े डालने के लिए ऊपर आई समन ने आदतन ही मंडेर से झांका तो सामने धूप में तख्त पर निढाल से लेटी वो कामिनी सी लड़की नजर आई, जो अक्सर झांकने पर उसे किसी न किसी काम में मसरूफ तितली की तरह उड़ी फुर्ती दिखाई देती थी। इससे खाली घर से एहसास हुआ कि घर में कोई नहीं, क्योंकि ताई अम्मा की घर मौजूदगी में उनका ये तख्त आंगन में और गर्मियों में बरामदे में पड़ा नजर आता था, जिस पर वो सारा दिन विराजमान रहती। सुनो, क्या हुआ? इसने ऊंची आवाज में पुकारा तो किसी जीरू की आवाज सुनकर तितली ने आंखें खोलकर ऊपर देखा और एक फिक्रमंद रोशन चेहरे देखकर उसकी आंखें आंसुओं से भर आएं, पर खुद में इतनी हिम्मत हरगिज न पाई कि आवाज लगाकर उसे बुला लेती, अपनी गैर होती तबीयत का बताती। यकायक से एक और उबकाई आई और ऐसा लगा जैसे इसकी आंतें भी आई हैं। समन ने एक सेकंड के लिए कुछ सोचा, भागकर सीढ़ियां उबूर की और वो दरमियाना छोटा दरवाजा खोलकर उसके पास पहुंच गई। सईदा बेगम अरे अरे करती रह गई। समन ने तकिया लाकर उसे बिठाया, कमर सहलाकर 2 घूंट पानी पिलाया, किचन में जाकर जल्दी से चाय बनाई और 2 स्लाइस भी साथ सीन कर ले आई। वो खाकर चाय पीकर निढाल पड़ी। तितली में कुछ ताकत आई तो एक हमदर्द कांधा मुयस्सर आने पर रू रू कर सारा हाल कह सुनाया। बस यार, तुम्हारे हाल पर तो अब रहम ही किया जा सकता है। पता नहीं क्या देखकर तुम्हारे माँ बाप उन लोगों पर रीझ गए और इतनी प्यारी बेटी को उन पागलों के प्ले बांध दिया। समन ने तासुफ से कहा तो तितली की आंखें खौफ से फैल गई। क्या मतलब है आपका? इसने आहिस्ता से पूछा कि ज्यादा बोलने में भी दालकत हो रही थी। लम्हों में सारी ताकत जैसे निचोड़ के रह गई थी। मतलब ये कि बस तुम अपने आप को मजबूत बनाओ, सिर्फ इस हद तक इन लोगों की इज्जत करो जहां तक तुम्हारी इज्जत नफस मजरू होने की बात ना आ जाए।
तुमने वो बात तो सुनी होगी कि दब जाने वालों को दुनिया ज्यादा दबती है, तो जितना सरेंडर करोगी ये लोग इतना ज्यादा सर चढ़ेंगे। मेरी अम्मा भी तुम जैसे खौफजदा लोगों के कबील से ताल्लुक रखती हैं, हौल हौल के बुरा हाल कर लिया होगा। लेकिन खुशकिस्मती से मैं अपने अब्बा पर गई हूँ। मुझे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं है, और ऐसे घुमंडी और बदगुमान लोगों का तो हरगज नहीं। मेरे अब्बा दुबई में होते हैं। वो उसे सब कुछ बताती चली गई। तितली को इस घुटनज़दा माहौल में वो प्यारी और बातूनी सी हमदर्द लड़की बहुत अच्छी लगी। आप कभी कभार आ जा करें, मुझे अच्छा लगेगा। तितली ने इसका हाथ थाम कर कहा तो समन मुस्करा दी। ये बात मुझसे तो कह दी है, अपनी फैमिली के सामने हरगिज मत करना। दफा लग जाएगी तुम पर, और नाकर्दा गुनाहों में एक और का इजाफा हो जाएगा मुझसे ताल्लुकात बढ़ाकर। ताई अम्मा के मुखालिफिन में सबसे पहले नंबर पर हूँ। खैर तुम फिक्र मत करो, इन लोगों की गैर मौजूदगी में ऐसी ही किसी हंगामी मुलाकात का बंदोबस्त कर लिया करूंगी। तुम अब आराम करो, मैं चलती हूँ। सारी सूरत हाल सईदा बेगम के पास बताई तो उन्होंने अफसोस का इजहार करके समन को मना किया कि आइंदा उनके किसी भी मामले में दखल ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि इनको पता था कि इफ़्फ़त आरा समन से बदती थी। सवा से कुछ कहने से एतराज़ करती कि समन उनको और सिफत आरा को खूब खरी खरी सुना दिया करती थी, जबकि उनका सारा नज़ला सईदा बेगम पर गिरता था, क्योंकि उनकी दबो और सुलह जो फितरत से वाकिफ थी। समन ने इस रोज़ मुईज़ को फ़ोन करके सारी तफसील बताए, साथ ही इस्तदा की कि कम अज़ कम अपने मामू टीपू को ही समझाए कि वो बीवी को इसका जायज़ मकाम दे घर में। मुईज़ खुद अपनी नानी के घर के तौर तरीक़ों से नाला था। इंसान को इस्लाह का आगाज़ अपने घर से करना चाहिए। समन और मैं भी सबसे पहले ये चाहता हूँ कि उम्मी नानी के असर से आज़ाद हो जाएं। इस सिलसिले में मैंने और दादी ने आजकल एक कैंपेन चलाई हुई है, दुआ करना कि कामयाबी हो। यकीन करो, मन सोचता हूँ अगर नाना मरहूम कोशिश करके एक नानी की सोच का रुख बदल देते तो आज ये सूरत हाल ना होती। खैर कोशिश में कामयाबी है। इतना तो हो ही गया है कि पहले हमारी किसी बात पर लड़ झगड़ कर कमरा नशीन के बाद हो जाती थी। आजकल माथे पर तेवरी डाले सुनती रहती हैं। ये वैसे तुम्हारे पास दूसरों के सुनाने की बातें हैं, कभी ये भी पूछ लो मुईज़ कैसे हो। आज तुम्हारी याद आ रही थी सो फ़ोन कर लिया। दिल में मौजूद बहुत दिन का शको उसने कर ही डाला तो समन ने एक नज़र सेल को देखा और मुस्करा कर कहा, मुंह धो कर रखो। इसकी मुस्कराती आवाज़ महसूस करके मुईज़ भी मुस्करा दिया। बहुत सारे दिन यूं ही गुजरते चले गए। एक दिन असलान भाई की आमद ने उन सब को हैरत में डाल दिया। वो बहुत गुस्से में थे। खुदा का खौफ करें अम्मा, क्यों इन शरीफ लोगों को आजमाइश में डाला हुआ है। छोड़ दे ये बेजा जिद और आपा की रुखसती दे दे। जावेद बेचारा रोज फोन करता है, कल आखिरकार वो खुद आ गया कि उनको फाइनल जवाब चाहिए कि आप लोग रुखसती पर तैयार हैं। नहीं, आप लोगों ने तो हमारा तमाशा ही बनाकर रख दिया है। इफ़्फ़त आरा खामोशी से अरसलान को बोलता सुनती रही। बोल चुके, तुम्हें कुछ और कहना है? उन्होंने इत्मीनान से पानदान बंद करके कहा। टीपू, सिफत आरा और फरहत आरा भी वहीं मौजूद थी। तितली किचन में थी। वैसे भी इसको सख्ती से मना किया था इफ़्फ़त आरा ने कि जब वो लोग कमरे में जमा हों तो वो अगर कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो करने आ सकती है, वरना उन्हें अपने बहुत घरेलू मामलों में इस किस्म की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। मियाँ, हमारा तो आज भी वही जवाब था जो कल है। हमारी तरफ से जो तकाजा है वो आज पूरा कर दे, कल रुखसती करा के ले जाए। उनका इत्मीनान काबिल दीद था। अब इनके पास नहीं है इतना सब कुछ तो कहाँ से बढ़िया लाएं। असलान भाई ने जब्त करते हुए कहा, भले ना हो कुछ हमारी बिला है। इसकी भाभियों को देखो कैसे सोने से लदी फुर्ती हैं। माँ ने बुढ़ापे में 3-3 दफा कान छिदवा के इतने बड़े बड़े बाले डाल रखे हैं, हाथों में 12 सोने की चूड़ियां। मेरी बेटी को देने के लिए कुछ नहीं उनके पास अम्मा। जावेद के भाई दुबई में कारोबार करते हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है उनका, जबकि जावेद सरकारी मुलाजिम है। भले भाई हैं पर माशी हैसियत में फ़र्क है उनकी। और आप मुझसे बहुत बेहतर जानती हैं सब कुछ, पर पता नहीं क्यों आपको अनजान बनकर लोगों को अजियत देकर लुत्फ़ आता है। बेटी की माँ हैं, अब सोचें अगर वो जिद में आ गए और कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो नुकसान तो हमारा है ना। गुस्से से उन्होंने कहा, तो उठा ले कोई भी कदम, हमारी बेटी भी हम पर भारी नहीं है।
रिश्ते बातेरे उनकी बेनियाजी पर अरसलान भाई तो चुप ही रह गए और एक नज़र तमाशाई बने बैठे बाकी अहल खाना की तरफ देखा जिनकी डोर अम्मा के हाथ में थी। अम्मा बेटी तो किसी पर भी भारी नहीं होती। भारी तो वो बदनामी होती है जो किसी ऐसे हित धर्म फैसले के बाद बेटी और उसके घर वालों का नसीब बनती है। आप बहुत गलत कर रही हैं और बहुत पछताएंगी। दम ले जाओ मियाँ, तुमने कब खुद को इस खानदान का हिस्सा समझा है? उल्टा जब भी आए माँ की दिलजोई करने की बजाय दिल ही दिखाया। इफ़्फ़त आरा की बात पर अरसलान का मुंह उतर गया। वो सुस्त कदम उठाते इस घर से निकल आए थे। यहाँ के लोगों ने बरसों पहले जो जिंदगी गुजारने की गलत राहें मुतय्यन की थीं बरस के बाद भी इसी पर कायम थे। अम्मा अब्बा की मोहब्बत की छाँव में वो किसी तितली की मानंद उड़ती फुरती थी। अब उसे लगता है इस तितली के रंग किसी ने नोच कर उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया था जहाँ वो सांस भी बमुश्किल ले पाती थी। घर के कामकाज के दौरान समन का मेहरबान चेहरा कभी कभार ऊपर से दिखाई दे जाता पर ना तो वो इससे कुछ कह सकती ना ही समन कुछ कह पाती। अचानक इसे एकदम चक्कर आया। इसने स्लीप को थामने की कोशिश की और जहन पर अंधेरा छा जाने के बाइस धड़ाम से पक्के फर्श पर जा गिरी। गजब खुदा का, ऐसी मी सुनी 5 माह हो गए इस लड़की की ऐसी हालत को मुंह से न फूट के दी। वो तो उसकी हालत देखकर मैं थन गई और दाई को पकड़ लाई। इसने तस्दीक कर दी कि जी अब की बहू तो 5 माह की हामला है। यहाँ तो जिसके साथ भला करो वही मुंह पर चानिता माकर चलता बनता है। गरीब समझकर घर की इज्जत बनाया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, इज्जत दी, क्या सिला दिया। इस कल की छेविकरी ने हमारी नस्ल उसकी कोख में पिल रही है और इस घनी ने बता के ना दिया। तितली ने होश व हवास बहाल होते ही इल्जामात की बौछार वसूल की तो आंखें मूंदे रहने में है बेहतरी समझी। सफ़ी ज़रा पर बाबा को फ़ोन मिला। अगर शाम के खाने पर तशरीफ़ ले आए तो दम ही कर दी। दुश्मनों को खबर भी ना मिले इस खुशी की खबर की। सिफत आरा उठकर फ़ोन करने लगे। खुशकिस्मती से पीर बाबा ने भी आने की मंजूरी दे दी थी। तितली चादर में लिपटी हुई बहुत अजीब महसूस कर रही थी। सारा घराना ही अदब से वहां सर झुकाए मौजूद था। सर ऊपर उठाओ। बाबा की रोबदार आवाज पर तितली ने चौंक कर उनको देखा तो उम्र के लिहाज से इसका कोई तासुर इस शख्स के चेहरे पर मौजूद न था, लेकिन अजीब सी चमक और अलग सा अंदाज था जिसको महसूस करते ही वो सिमट कर और ज्यादा चेहरे को झुका गए। बीबी को मखसूस अरसे तक मुसलसल इलाज कराना पड़ेगा। हर जुमेरात को उसे आस्ताने पर ले आया करे। मुझे कोई अच्छा इशारा नहीं मिला है। इस बार का वार बहुत सख्त है। कुछ देर के बाद आंखें खोलकर बाबा ने सुर्ख आंखों से सर झुकाए बैठी तितली को देखकर सब हाजरीन को मतला किया। इलाही खैर, मैं तो पहले ही कहती थी बाबा आपसे कुछ खतरा तो नहीं है ना? इफ़्फ़त आरा घबरा कर बोले। हमारे होते हुए फिक्र क्यों करती है माए? देखना तो जिनका वार है उन्हीं पर उलट देंगे हम। वो गजब से बोले। तितली को इसकी सास ने वहां से उठ जाने का इशारा किया। कमरे में आकर उसने चादर उतारी और खुद को इस अजीब से माहौल और अजीब से शख्स से दूर पाकर सुकून की सांस ली। अभी वो कमर टेक लगा ही पाई थी कि सिफत आरा कमरे में दाखिल हुई। सुनो लड़की, उचो तुम्हारी माँ की तरफ से सीट था गोल्ड का, वो कहाँ है? जल्दी से निकालो, पीर बाबा को कहीं जाना है। वो खुद ही इसकी अलमारी की दराज में चेक करने लगी। मेरे सीट का पीर से क्या ताल्लुक है? किसी कदर हरासा लहजे में उसने पूछा। क्यों बीबी, इतनी मासूम मत बनूं। इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी शान वाले बुजुर्ग आए हैं यहाँ, उनका एहसान मानने के बजाय ये क्या पूछने खड़ी हो गई हो? सुना नहीं कैसी बला मुसीबतों को तुम पर से टाल देंगे। वो तो शुक्र करो अम्मा का, जिनका ख्याल करके वो अपने मुंह से कुछ नहीं मांगते, हम खुद ही जो कुछ दे देते हैं। उन्होंने एतराज नहीं किया, वरना उनके आस्ताने पर तो जाना होगा। खुद देख लेना कैसे कैसे अमीर कबीर आला ओहदों वाले कैसे कैसे नजराने लेकर नजर करम के मुंतजिर रहते हैं, पर जिनसे पीर बाबा एक बार नाराज हो जाएं तो वो नाकामो नामुराद ही लूटता है। अब बुत बनकर बाद में खड़ी रहना, वो जेवर निकाल के दो। आंसू पीते हुए तितली ने जेवरात वाला खाना खोलकर वो इकलौता सीट उन्हें दिया जो न जाने क्या किया जतन करके अब्बा ने इसके लिए शहर से बनवाया था। इसकी ससुराल से मिलने वाली 4 चूड़ियां और 2 सीट उन 6 माह में पहले ही इसकी सास इससे ले चुकी थी, वो भी शायद ऐसे ही किसी मसरफ में जा चुके थे।
पर रात को टीपू के कमरे में आने पर वो चुप न रह सकी। इसके भी कम व बेश अपनी बहन वाले ख्यालात व अल्फाज ही थे कि वो पीर बाबा के पास गई नजराने वाली चीज़ के बारे में ऐसी वैसी सोचें रखकर अपना ईमान खराब कर रही है। मेरा इल्म बहुत महदूद और उम्र बहुत ही कम है, लेकिन इतना जानती हूँ कि जो करता है अल्लाह करता है। इंसानों की जिंदगी में जो खुशी आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है। इन बाबू है किस्म की मखलूक के हाथ में कुछ नहीं है, न ही ये गैब का इल्म जानते हैं। और आप इस ख्याल में भी मत रहें कि इस अजीब शक्ल वाले आदमी के पास हर जुमेरात को जाऊंगी। आज तितली का जब्त जवाब दे ही गया था। गुस्ताख जाहिल औरत, डरबे जैसे घर में रहने वाली, तुम किया जानती हो उन बुजुर्गों की करामात को? तुम्हें नहीं पता कि यही वो नेक लोग होते हैं जो अल्लाह तक हमारी दुआ पहुंचाने का वसीला बनते हैं, वरना हम तुम जैसे लोग तो इस काबिल ही नहीं कि इतने गुनाहों के साथ इस मुन से अपने गुनाह बख्शवाएं और कोई दुआ मांगे। टीपू गुस्से से बोला तो तितली इसकी अजीब व गरीब तौजी पर हैरत ज़दा रह गई। अब जैसे पढ़े लिखे लोग मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसी बातें कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, जहाँ तक मेरा इल्म है मेरा अल्लाह तो रहीम विकरीम है। हर खासो आम के लिए वो कहता है कि मांगो, वो मानने वालों को, तौबा करने वालों को पसंद करता है। मैंने तो इस घर में एक भी फर्द को कभी नमाज की पाबंदी करते नहीं देखा। यकीन करें नमाज में ही सुकून है। अभी तितली की बात पूरी भी ना हुई थी कि टीपू का जोरदार थप्पड़ उसे जमीन चाटने पर मजबूर कर गया। घटिया खानदान की घटिया लड़की हमें सिखाती है कि हम गलत हैं, काफिर हैं, मुसलमान तो दुनिया में तुम ही हो गोया। अम्मा से बात करता हूँ, सुबह के घर भिजवाएं तुम्हें, तुम्हारे ऊंचे घर में आकर अपनी औकात ही भूल गए। तुम जैसी लड़की को क्या पता ऊंचे घरों में रहने के तौर तरीके क्या होते हैं। टीपू ने इसी पर इक्तिफा नहीं किया, जाकर लम्हों में अम्मा को बताया और उन्होंने इसके अगले पिछलों को वो सुनाई कि मतली के आंसू भी अजियत के मारे बह निकले। तुम जैसी गुस्ताख और बेअदब लड़की की हमारे घर में कोई जगह नहीं है अभी, और इस वक्त अपनी माँ के घर चली जाओ। होश ठिकाने आई तो लूट आना। हमारे तौर तरीकों के मुताबिक अगर जिंदगी नहीं गुजारनी तो हमारी तरफ से आज़ाद हो, कागज भी भेज देंगे। तुम्हें शायद ऊंची हैसियत रास नहीं आए। चलो उठो। खूब गुस्से में इफ़्फ़त आरा का सांस फूल गया। खौफ से तितली का चेहरा जर्द पड़ गया। मैं इस वक्त कहाँ जाऊं? कल सुबह? हरगिज नहीं। अभी जाओगी तुम? तुम्हारे अम्मा बाबा को भी पता चले कि ऐसा आखिर क्या काम किया है जो इस टाइम निकाल बाहर की गई हो। चल, टीपू बाजू से पकड़कर दरवाजे से बाहर निकाल ऐसे। उन्होंने बेटे को हुक्म दिया तो वो हरासा खड़ी तितली की तरफ बढ़ा। तितली ने एक नज़र इन जालिम चेहरों की तरफ देखा और अपनी तरफ आते टीपू को रोक दिया। मैं चली जाऊंगी, खुद ही भराई हुई आवाज में उसने कहा। बेड पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता चलती कमरे से बाहर आ गई। हर तरफ अंधेरे और सन्नाटे का राज था। सामने अंधेरे में नजर आते एक रोशन घर को देखकर उसे इस हमदरू लड़की का ख्याल आया तो बैरूनी दरवाजे पार करके वो गली में इसी तरफ चली आई जहां समन के घर का बैरूनी दरवाजा था। अपने पीछे इसने अपने घर का दरवाजा बंद करने की जोरदार आवाज सुनी पर कदम रुके बगैर वहां आकर खड़ी हो गई। दरवाजे की घंटी पर हाथ रखते ही घंटी की तेज आवाज पूरे घर में गूंजी। इस घर में उसकी सास का एक रूप सिफत आरा भी मौजूद थी। इसने दिल में दुआ की कि इस वक्त इसका सामना इससे ना हो। दफतन दरवाजा खोलकर इमरान भाई ने बाहर झांका। आप कौन? अरे आप पहले, इसने हैरत से और फिर इसको पहचान कर शदीद हैरत से सवाल किया। शादी में एक दफा इसे देखा था, इसके बाद एक और बार जब जहां आरा ने पूरे घर की दावत की तो सिफत आरा मजबूर करके उसे भी साथ ले गई थी। तब इसकी नजर टीपू की बीवी पर पड़ी थी। अब वो दूसरी नजर में ही सही से पहचान गया था। वो समन से मिलना है। बेइज्जती के एहसास से एक बार फिर इसकी आंखें भीग गई थी। हाँ, आइए, अंदर ही है। इमरान को इसका इस वक्त आना और रुई रुई आंखें बहुत कुछ बता गया। तितली हिचकिचा गई। वो सिफत आपा को मेरा आना शायद अच्छा ना लगे। क्यों? इमरान की तेवरी पर बिल पड़ गए। खैर, आप अंदर तो आए। सिफत वैसे भी अपने कमरे से बाहर निकलने का तकल्लुफ कम ही करती है। इमरान की ये बात सुनकर तितली अंदर आ गई। इमरान उसे सीधा उम्मी और समन के कमरे की जानिब ले आया। समन के गिले लगकर वो बेसाख्ता रे रुपड़ी और रोते हुए हिचकियों के दरमियान सारी बात बताई।
मैं इस वक्त अकेली अपने घर कैसे जाऊं जबकि इस वक्त वहां सवारी भी कोई नहीं जाती और मेरे पास किराए के लिए पैसे भी नहीं हैं। वो शर्मिंदगी से सिसकियों के दरमियान बोली। उम्मी तासुफ से इसे देखती रहे जबकि समन का चर्च सुर्ख पड़ गया। ये सब सुनकर इमरान के माथे पर अलग तेवरियां थीं। खुदा अगर उनकी रस्सी दराज कर रहा है तो इसमें भी मसलहत है। इसकी तुम देखना तितली बुरा अंजाम होने वाला है उनका। समन जी, मैं आपके पास इसलिए आई हूं कि मैं आपको अपने अब्बा का नंबर बताती हूँ। आप उन्हें फोन कर दें, वो यहां से आकर मुझे ले जाएं। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलोगी, ये उसने रोते हुए कहा तो उम्मी ने साथ लगाकर उसे तसल्ली दी। तुम कहती हो तो मैं कर देती हूँ तितली, पर यह भी तो देखो कि रात के इस टाइम वो लोग परेशान ना हो जाएं। तुम ऐसा करो, रात तो यहाँ रह जाओ, कल मैं और इमरान भाई तुम्हें छोड़ आएंगे। समन ने तितली को तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। नहीं नहीं, आपको उन लोगों का पता नहीं है, कैसे बात का बतंगड़ बनाने में माहिर है। मेरे रात यहाँ गुजारने को ही बहुत बड़ा मसला बना लेंगे और मैं कुछ भी हो जाए अपना घर तोड़ना नहीं चाहती। समन जी, यकीन करें उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया जैसे पहले से ही किसी बहाने के मुंतजिर थे कि कोई बात मेरी तरफ से हो और वो मुझे वही वजह बनाकर घर से निकाल दे। मेरे अम्मा अब्बा मर जाएंगे, इज्जत ही तो होती है हम गरीबों के पास। इसने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। समन, ये बच्ची ठीक कह रही है। इमरान, तुम ऐसा करो, गाड़ी निकालो में और तुम चलकर उसे इसके बाप के घर छोड़कर आते हैं। सईदा बेगम ने हतमी अंदाज में कहा तो तितली ने शुक्र से उनकी तरफ देखा जबकि इमरान सहलाकर बाहर चला गया। 45 मिनट के बाद वो लोग तितली के घर पर थे। इफ़त आरा मामूल के मुताबिक अपने तख्त पर विराजमान थी। सिफत आरा भी बाहर धूप में कुर्सी डाले चाय पी रही थी। टीपू दफ्तर और फरहत आरा कॉलेज गए थे। बहुत अच्छा फैसला किया अम्मा आपने। अब देखना कैसे सारे किसी तेल निकलेंगे इस बेगम के। मैं तो पहले ही कहती थी कि काबू में रखिए, अब ही ने ज्यादा सर पर चढ़ा लिया था। अब देखना कैसे नाक रड़ते हुए आएंगे, तनफ्फुर से कहा गया। इसी असना में बैरूनी घंटी बजी तो सिफत आरा ने फर्श को पोंछा लगाती मुलाजमा को आवाज देकर कहा कि दरवाजे पर देखे कौन आया है। ये डाकिया आया है जी, बाहर कहता है साइन कर दें आप। रजिस्ट्री है। मुलाजमा एक कागज और पेन पकड़े अंदर आई और दोनों माँ बेटों ने ताज्जुब से एक दूसरे को देखा। ठीक से सुना भी था, हमारे ही घर आया है डाकिया। इफ़त आरा ने भनवे उचकाकर कहा तो मुलाजमा बोली, हाँ जी, इसने खुद टीपू साहिब का असली नाम कामरान लिया कि उनका घर है। कुछ न समझते हुए सिफत आरा ने कागज पर साइन कर दिए। चंद ही लम्हों बाद मुलाजमा ने एक खाकी लिफाफा लाकर सिफत आरा के हाथ में थमा दिया। सिफत आरा ने उजलत से लिफाफा खोला और अंदर निकले कागज पर लिखे अल्फाज पढ़कर गोया साकित ही रह गई। क्या हुआ? क्या है सफ़ी? बुत क्यों बन गई? एक बता भी किया है। इसमें इफ़त आरा इसका अंदाज देखकर ठिठक गई और बेताबी से पूछे गई। तलाक है, अम्मा फ़राओ को तलाक दे दी है। जावेद ने अल्फाज बेराबता से होकर अम्मा की समात पर बम फोड़ गए। जावेद और उसके घर वालों के यहाँ आकर नाक रगड़ने का ख्वाब चिकनाचूर होकर उनके सामने बिखरा पड़ा था। तो करने देती उनको, वो सब कुछ कहने देती, वो सब जवान की ज़बान से निकल रहा था। मैं समझाती थी तुझे तितली के सरल का पर्चा इंसान की जिंदगी का सबसे मुश्किल पर्चा होता है। औरत को अपना मन मारना पड़ता है, ज़बान बंद रखनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा तो इज्जत नफस भी गिनवाना पड़ती है, तब जाके औरत कदम जमाती है ससुराल में। किस किस को यकीन दिलाएंगे कि कसूर तेरा नहीं है? ससुराल से रूठी औरत जो मैके की दहलीज पर आकर बैठे, इसके लिए हर आंख में तजस्सुस और हर ज़बान पर सवाल होता है। आज इसे आए 15 दिन हो गए थे और अम्मा दिन में कोई 15 बार ये बातें दोहराती थी। अब्बा ने कितनी बार दफ्तर में टीपू से बात करना चाही तो वो कनी कतरा कर ऐसे निकल जाता जैसे उनसे कोई ताल्लुक कोई वास्ता ही ना हो। मैं कुछ भी कर लेती अम्मा, पर उन्होंने मुझसे किसी भी हाल में खुश नहीं होना था। बजाय ना बुनती कुछ और बना लेते वो लोग। जो लोग अल्लाह से मुतमईन नहीं होते, अल्लाह उन्हें बुंदों से भी ना खुश रखता है। एक अल्लाह को नहीं मानते, इसी पर भरोसा नहीं, उनको बाकी सब जतन कर लेते हैं। खुशी और सुकून हासिल करने को उन 5 माह में एक फर्द ने एक भी नमाज अदा नहीं की।
कभी खैरात सदका के लिए 1 रुपया उनकी जेब उनके घर से नहीं निकला और गैर अल्लाह के लिए कर्ज लेने से नहीं चूकते। मेरा सारा जेवर तावीज़ गंडों, पैरों, फकीरों पर खर्च कर डाला। एक अजीब से आदमी को बिला रखा था और इतनी गंदी नज़रों से देख रहा था। मुझे फिर कहा कि हर जुमेरात को इसको मेरे पास लाओ अमल करने की खातिर, इस पर से बलाएं उतारूंगा। वो सब कुछ भी बताती चली गई जो पहले इसने नहीं बताया था। अम्मा तो गुम रह गई। अब्बा अलग दरवाजे में साकित खड़े रह गए। तेरे लिए अच्छा बर तलाश करने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई तितली। अपने अब्बा को मुआफ कर दे, मेरी बच्ची तो यहाँ इत्मीनान से रह। वो लोग मुआफी मांगे और लेने आएंगे, फिर भी नहीं जाने दूंगा। तूने पहले क्यों नहीं बताया? इतना सब कुछ सहती रही। उसे साथ लगाकर अबुआ सिसक उठे। अभी भी उनके लिए पलटने की राह खुली थी। अभी भी कई मौके थे पर जिनको अल्लाह खुद हिदायत न देना चाहे उनके दिलों पर भी गफलत और गुमराही के पर्दे डाल देता है। इफ़त आरा को अब भी ज़म था कि उनकी लेक्चरार बेटी बैठी नहीं रहेगी। रिश्ते कराने वाली की मुट्ठी गर्म करके उन्होंने फौरी अच्छे रिश्ते की दरख्वास्त की थी और बहुत पर उम्मीद थी। आज ही एक चक्कर पीर बाबा के यहाँ भी लगा था। इसने तितली का हिसाब करके बताया था कि अभी इसे यहाँ से लेने कोई मत जाए जब तक वो खुद सीधी ना हो जाए। सिफत आरा को इसकी गोद हरी करने के आजमूदा टोटके भी बताए थे, साथ में कुछ ऐसे काम भी जिनमें कुछ खतरा तो था पर औलाद के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। असल मसला उसे समन से था। आज किस्मत ने ऐसे मौका दिया था कि समन 15 दिन के कॉलेज ट्रिप पर गई थी। बीपी हाई और लो होने की सूरत में कई बार उन्हें शदीद दौरे पड़ चुके थे। सौ शैतान इसकी बाग थाम करास को गुमराही के रास्ते पर चला रहा था। क्या कर रही हो? इमरान की गूंजदार आवाज पर उसका गिलास लरस गया। ये मुसीबत कहाँ से आ गई? इसने दिल ही दिल में सोचा। वो तो इत्मीनान करके आई थी कि इमरान मसरूफ है। इसने अपना लहजा हमवार रखने की पूरी कोशिश की कि कुछ नहीं कर रही, पर इमरान ने किचन में दाखिल होते इसे उधर उधर करते देखा था। वो आगे बढ़ आया। किसके लिए है ये दूध का गिलास? खोजती नजरों से इसको देखते हुए वो बोला तो सिफत आरा की आंखों के सामने कई रंग के सितारे घूम गए। मैं तो पी चुकी हूं। ये समन नहीं है तो मैंने कहा अम्मा को दे आऊं। उसने थोक निकलते हुए नजरें चराकर कहा। हूं, समन तो गुज़िश्ता 8 से नहीं है। रोज अपनी बीमारी के बावजूद अम्मा ही तुम्हें और मुझे दूध दे के जाती हैं, काम भी सारा वही संभाल रही है। सवाल यह है कि तुम्हारी हमदर्दी आज ही क्यों जागी? इसने दांत पीस कर इससे पूछा। अब तो बात का बतंगड़ बनाने में माहिर है। काम न करो तब भी मसला करो तब भी सवाल और जवाब। सिफत आरा ने बात को समेटने और उसका शक खत्म करने की खातिर अपने मखसूस तेज लहजे में कहा, लाओ ये दूध मुझे दो, मैं पी लेता हूँ। है अम्मा के लिए तुम और निकाल के ले जाओ। इमरान की आंखों में शक और लहजे में नरमी थी। सिफत का चेहरा जर्द पड़ गया। नहीं। इसने दूध का गिलास पीछे कर दिया। थोड़ा सा दूध छलक कर स्लीब पर गिर गया। इमरान ने आगे बढ़कर धकेल कर सिफत आरा को पीछे किया और खुद गिलास उठाने लगा। मत पियो इमरान, इसमें जहर है। सिफत आरा जोर से चीखी और गिलास पर जोर से हाथ मारकर उसे गिरा दिया। शीशे का गिलास छनाके से स्लीब पर गिरा और सारा दूध फैल गया और स्लीब से गिरकर लकीरें बनाता फर्श पर बहने लगा। मैं तुम्हारे हर अमल को तुम्हारी बेवकूफ़ी समझकर नज़रअंदाज करता रहा और यही सोच कर चुप रहा कि हमारी अच्छाई भी तो तुम्हें अपना बना ही ले गई, पर नहीं जानता था कि नियत के बुरे लोगों पर कोई अच्छाई असर ही नहीं करती। बकाम होशों में इमरान, इलाही बका होश ओ हवास, तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। इमरान के लबों से अल्फाज नहीं अंगारे निकले जो सिफत आरा को तो लबों पर हाथ रखकर साकित रहने पर मजबूर कर गए, पर शीशे के गिलास के टूटने की आवाज़ सुनकर किचन के दरवाजे में खड़ी सईदा से ये सब बर्दाश्त न हो सका तो वो लहरा कर गिरने ही लगी थी कि इमरान ने भागकर उनके कमज़ोर वजूद को अपने मजबूत बाजुओं में समेट लिया। अम्मा से नीचे गिर पड़ी है। एक तेज चीख की आवाज पे नंगे पांव ही अंदर की तरफ भागे जहां से तितली के चीखने की आवाज आई थी। मगरिब से पहले का वक्त था। अब्बा असर की नमाज पढ़ने गए थे और अक्सर ही वो बाहर असर की नमाज पढ़कर चौपाल पर बैठ जाया करते थे। अम्मा उल्टे पांव वापस दौड़े। चारपाई घसीट कर दीवार के पार झांका। शुक्र है हमसायों का बच्चा गुड्डू मौजूद था।
इससे कहा कि भागकर तितली के अब्बा को जल्दी से बुला के आए। 5 मिनट बाद ही अब्बा आ गए। उनके हाथ पांव फूल गए। तितली की हालत देखकर वो नीम बेहोशी की हालत में थी। महल्ले में ही एक हमसाये की टैक्सी थी। अब्बा ने तितली को बाजुओं में भरकर टैक्सी की पिछली सीट पर लुटाया। अम्मा भी इसका सर गोद में रख कर बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर आयत पढ़ने लगी। 45 मिनट का सफर आधे घंटे में तय करके वो अस्पताल पहुंचे, जहां तितली की हालत देखकर उसे इमरजेंसी ले जाया गया। डॉक्टर ने दस्तखत कराए कि फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा, तितली की जान को बहुत खतरा है। अब्बा ने साइन कर दिए और 1.25 घंटे के इंतजार के बाद डॉक्टर ने उनको तसल्ली दी कि तितली का ऑपरेशन हो गया है, लेकिन बच्चा इस दुनिया में आने के बाद सिर्फ चंद लम्हे ही जी सका। वैसे भी वो 7 माह का था और बहुत ज्यादा पेचीदगियों का शिकार था। अम्मा अब्बा दुखी हुए पर तितली की जान बच गई थी, इसके लिए वो जितना रब का शुक्र अदा करते कम था। तितली की तरफ से तसल्ली हो जाने के बाद अब्बा ने टीपू का नंबर मिलाया और इसे सारी तफसील बताई। आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरा आपसे क्या ताल्लुक? बेटी को घर बिठाने का ये बदला लिया है हमसे के जादू टूने कराकर बर्बादी फैला दी सारे घर में। अब कहते हो कि मैं इस फिल्म को देखने के लिए आऊं? मेरी तरफ से तुम सब जहन्नम में जाओ। आज़ादी का परवाना मैं जल्द भिजवा दूंगा। उसने फोन बंद कर दिया। अब्बा का चेहरा देखकर अम्मा परेशान हो गई। क्या हुआ? तितली के अब्बा किया कहा दामाद ने। वो परेशान होकर बोली तो उनका कंधा हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहा। उनका अंदाज अम्मा को कुछ गलत होने का एहसास दिला रहा था। जवाब में अब्बा सिर्फ खाली नजरों से उन्हें देखकर रह गए। बहुत दिनों के बाद मुईज ने समन के नंबर पर कॉल की थी। दरमियान के 2-3 माह इतने मसरूफ और अजीब गुजरे थे कि कुछ समझ में ना आया। फरहत खाला की तलाक, फिर सिफत खाला का तलाक का बाद गिरे जाना, टीपू मामू का तितली मामी को तलाक दे देना। देखा जाए तो मुसीबतों का पहाड़ था जो इफ़्फ़त आरा के घर पर टूटा था। अभी भी खुदा की तरफ से दी गई तंबी को वो समझ नहीं पाए थे। वो लोग इसे दुश्मनों के वार समझते और पैरों फकीरों के आस्ताने पर उनके चक्रों की तादाद और नजरानों की मिकदार बढ़ गई थी। मुईज जब भी घर में अपने रिश्ते की बात छेड़ना चाहता, कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाता जिसके बाद इसे लगता कि इसका और समन का साथ नामुमकिन है। हालांकि अब तो जहां आरा अपने मैके बहुत कम जाती थी, अब्बा की तरफ से उनको धमकी दी गई थी कि अब वो हफ्ते में एक बार की बजाय महीने में एक बार जाएं, क्योंकि दादी ज़ईफ थी, उनसे घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाती थी। दूसरा, अब्बा जानते थे कि जब तक जहां आरा का राब्ता उनके मैके वालों से रहेगा, उनके घर में सुकून नहीं आ सकता। वो अपनी सास की फितरत को समझते थे, वरना उनका दिल चाहता था कि हमेशा के लिए या तो जहां आरा को मैके भेज दे या फिर उनका वहां जाना बंद कर दे। लेकिन दोनों कामों पर दिल आमादा न हुआ तो दरमियान की राह निकाल ली, जहां आरा भी शायद बहनों के साथ होने वाले सानिहों के बाद जरा चुप थी। दादी जो कहती चुप चाप सुन लेती और ज्यादातर खामोश रहती। मुईज ये सब किया हो गया बखुदा भाभी से हम जितना भी तंग थे, जो कुछ भी उन्होंने ताया हमारे साथ किया। इस इंतहाई कदम का हम में से किसी ने कभी ना सोचा था। इमरान भाई बहुत चुप हो गए हैं। अम्मा इस दिन के बाद से उनसे कलाम ही नहीं कर रही। हालांकि 3 माह का अरसा गुजर गया है। हंसती खिलखिलाती समन आज रो रही थी। हालात उलझे हुए रेशम की मानिंद सुलझने की बजाय उड़ते जा रहे थे। वो खामोशी से सुनता रहा, क्योंकि जानता था कि वो अपनी सारी परेशानी इसे बता नहीं देगी। चीनी से नहीं आएगा। इस वाक़ये से अगले दिन तुम्हारी नानी अम्मा और फरहत आपा आई थी। बहुत बुरा भला कहा मुझे और अम्मा को। फिर कहा कि इमरान भाई ने झूठ बोलकर सारा ड्रामा किया सिफत इरा को छोड़ने की खातिर। मुझे कहा कि मैं अब खुशी से नाचूं, जो मैं चाहती थी वो हो गया है। मुझे बताओ मुईज, क्या कोई माँ और बहन चाहती है कि इसके भाई या बेटे का घर उजड़ जाए? मुझे तो इस बात का सदमा था कि ताई की फरहत आपा की कोई बात मुझे बुरी ही नहीं लगी। जानती थी कि उनकी तो बेटी का घर उजड़ा था, वो मुझे कैसे बुरा भला न कहती। इसका अपना दिल इतना बोझल था कि समझ में न आया कि वो कुन अल्फाज में तसल्ली दे। हालांकि आज तक जब भी वो परेशान होता था, समन की बेसाख्ता बातें इसकी सारी परेशानी दूर कर देती थी। इसके बावजूद वो आज इसे तसल्ली के लिए एक लफ्ज़ भी न बोल पाया। अस्पताल में 3 दिन दाखिल रहने के बाद जब तितली घर आई थी, तो इसके 1 हफ्ते बाद टीपू की तरफ से इसे तलाक के कागजात और हक महर की रकम मिल गई थी। 5 माह गुजर जाने के बाद भी तितली में वो रंग न आ सके जो इसके मिजाज का हिस्सा थे। सारा दिन कामों में लगी रहती। मारे बांधे काम के लिए उठने वाली तितली अब ढूंढ ढूंढ कर काम निकालती। 10 बार अम्मा नमाज के लिए आवाज लगाती तो कभी पढ़ लेती कभी नहीं, पर अब उसकी नमाजों में बाकायदगी आ गई थी। संजीदगी मिजाज का हिस्सा बन गई थी। अम्मा इसे देखकर ठंडी सांस भरती तो अब्बा
नजर चला जाते किसी गहरी सोच में वो गुम था। जब जहां आरा अंदर आए इसे पता न चला वो बेड पर उसके सामने बैठी तो तब वो चौंक कर सीधा हो गया। अरे अम्मा कब आए? वो सीधा होते हुए बोला। जब तुम अपने ख्यालों में गुम थे। वो आहिस्ता से मुस्कुरा कर बोली, जी अम्मा। बोलिए, कोई काम था? मुइज ने उनसे पूछा। क्यों, मैं तुम्हारे पास वैसे नहीं बैठ सकती? अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो शर्मिंदा हो गया। मेरी भी अजीब किस्मत है माँ, सारी जिंदगी सास को खुश ना कर पाई। मियाँ ने भी मुझसे सुकून नहीं पाया था। बेटा है तो वो भी मेरी वजह से परेशान। नखों से आंसू बहने लगे। अरे अम्मा ये क्या कर रही हैं? वो घबरा गया और उनका हाथ थाम कर बेकरारी से कहा, हाँ तो नहीं है परेशान। कभी कहा अपनी माँ से कहा तो समन को पसंद करता है और इससे शादी करना चाहता है। तो मुइज ने आंखें फाड़कर उनको देखना शुरू कर दिया। मैं अच्छी बहू ना बनी ना ही अच्छी बीवी, पर ये अफसोस तो सारी जिंदगी मेरी जान जलाएगा कि मैं अच्छी माँ भी ना थी। तुम्हें माँ पर इतना भी एतमाद नहीं था? एक बार मुझे बताता तो सही। मुइज कितनी देर अपनी माँ की तरफ देखता रहा, यहाँ तक कि इसकी आंखें भर आएं और उनकी गोद में मुंह छुपाकर रो पड़ा। अम्मा, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। जहाँ इरा के आंसू उनके चेहरे पर ठिठर कर रह गए। सोनी यहाँ आओ। अरे बहू छोड़ो तुम उन दादा पोती को, मेरी बात सुनो। सईदा बेगम ने प्यार से अपनी बहू को बुलाया। जी अम्मा, आज समन और मुइज खाने पर रहे हैं, जरा एहतमाम कर लेना, कुछ चीजें बाजार से मंगवा लेना। अरे वाह, बाजार से क्यों? मैं तो सब चीजें समन की पसंद की बनाऊंगी। अपनी सास और दादी को ऐसी प्यारी हुई है कि शक्ल देखने को हम तरस जाते हैं। अब्दुल्ला को भी बहुत याद आती है और सोनी भी बहुत मिस कर रही है। आजकल इसको ए भाभी के अल्फाज में नंद के लिए नरमी और प्यार था। अरे तितली यार, कहाँ हो? मेरी टाई नहीं मिल रही। इमरान की आवाज पर वो अभी जी आई कहती भागी चली आई तो सैयदा बेगम ने अपने अल्लाह ताला की इस मेहरबानी पर एक बार फिर शुक्र अदा किया, जिसने उनके घर के बदनुमा कैनवस में रंग भर दिए थे और उनके घर को मुकम्मल जन्नत बना दिया था। समन की मुइज से शादी पर जहां आरा की अम्मा और उसकी बहनों और टीपू ने बायकॉट कर दिया था। 3 साल पहले समन की मुइज से शादी के बाद समन की ही ख्वाहिश पर इमरान शादी पर राजी हुआ था और आज तक अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि इसने बहन का मान रख कर अपने लिए जन्नत कमा ली। जहां आरा जो पहले पहल अपने मैके वालों की वजह से परेशान और चुप रहती, समन की पुरखुलूस तबीयत और बेसाख्ता अंदाज ने उनको ज्यादा देर तक इससे बेनियाज रहने नहीं दिया था।